अध्याय 220 नियमों का पालन। कत्ल की एक जोरदार चीख ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान खींच लिया। असंख्य लोग हंगामे की ओर खींचते चले आए। उन्होंने देखा 3 साधक, एक सफेद वस्त्रों में, एक हरे में और एक धूसर में। हमला करने वाला सफेद वस्त्रधारी था, जिसने किसी अज्ञात विधि से कई लोगों को घेर लिया था। ये तलवार भाव स्वॉर्ड इंटेंट है। मुझे तलवार भाव महसूस हो रहा है। मैंने पहले एक तलवार साधक से युद्ध किया था, ये वही है। लेकिन इतना सारा तलवार भाव क्यों है, और हर धारा इतनी तीव्र क्यों? जिन लोगों को घेरा गया है, क्या वह ब्लड हैंड ह्यूमन बुचा है? हाँ, मैं पहचानता हूँ। लेकिन ये उससे क्यों लड़ रहे हैं? जो भी हो, तियांजियाओ नगर में निजी द्वंद्व वर्जित हैं। ये सफेद वस्त्रधारी इतनी धृष्टता से हाथ उठा रहा है, या तो इसकी शक्ति भयंकर है, या फिर दिमाग खराब है। चलो, बस देखते हैं। इनाम जारी करने वाला साधक घबरा गया और तुरंत बोला, साथी दाओइस्ट, ये तियांजियाओ नगर है, निजी द्वंद्व नियमों के विरुद्ध हैं। यदि लड़ना ही है तो नगर के बाहर जाए, वहां कोई नहीं रोकेगा। चू निंग ने उलझन में पीछे मुड़कर देखा। तो आपका मतलब यह है कि उसने मेरी हत्या का प्रयास किया, असफल हुआ और अब जा रहा है, और आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे? लेकिन अगर मैं उस पर वार करूं, तो आप हस्तक्षेप करेंगे? इनाम जारी करने वाले ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा। यदि आप उसके हत्या प्रयास का प्रमाण दें, तो नगर नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। लेकिन सबकी नज़र में अभी ऐसा लग रहा है कि आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने एक टोकन निकाला और संदेश भेजा। नगर स्वामी, इनाम कार्यालय में साधकों द्वारा उपद्रव, एक चौथे क्षेत्र का तलवार साधक। फिर उसने चू निंग की ओर हाथ जोड़कर कहा, मेरी साधना कम है, यह मामला मेरे वश का नहीं। क्यों न हम नगर स्वामी के आने तक प्रतीक्षा करें? मतभेद वही सुलझा देंगे। चू निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो प्रतीक्षा करते हैं। कियूजुन ने हाथ आस्तीनों में छुपा लिए। ऊपर तलवारों पर उड़ते अनेक तलवार साधक नीचे का दृश्य देखते हुए आपस में संवाद कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं। एक ही तलवार में मार देना बेहतर होता, इतनी बातें क्यों? देखते रहो, छोटे चू की कोई गहरी मंशा होगी। तलवार भाव में फंसा बूढ़ा अब लगातार कराह रहा था। उसे समझ आ चुका था, यह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह ठग सके। थोड़ी देर पहले की एक धारा ही उसे मृत्यु का भय दिखा चुकी थी। ये तो बाहर से आया ड्रैगन था, जो सुआ बनकर बाघ को खाने आया हो। तलवार साधक भी कितना उबाऊ। वो समझ गया कि वो कठिन प्रतिद्वंद्वी से टकरा गया है। यदि उचित स्पष्टीकरण न दिया, तो आज मरना तय है। वो केवल नगर स्वामी को बुलाने के लिए बड़ा हंगामा कर सकता था। एक आकृति श्विश करती हुई पहुंची। समृद्ध वस्त्रों में, असाधारण आभा, छठे क्षेत्र के शिखर का साधक, तियांजियाओ नगर का नगर स्वामी। उसने असंतोष से चू निंग को देखा और गंभीर स्वर में बोला, युवा मित्र, मेरे नगर में निजी द्वंद्व निषिद्ध हैं। और अब मैं आ चुका हूँ, आशा है आप पहले इसे छोड़ देंगे। नगर स्वामी, बूढ़ा तुरंत चिल्लाया। आज सराय में थोड़ी बहस हो गई थी। मुझे क्या पता था कि यह व्यक्ति रंज रखेगा। आज मैं इनाम लेने आया और इसने सीधे मेरी हत्या का प्रयास किया। छठा क्षेत्र, वो उसे बचा सकता है? नगर स्वामी भौहें चढ़ाकर बोले, कुछ शब्दों की बहस पर किसी की जान लेने का प्रयास, और वो भी नगर के भीतर, उचित नहीं है न? क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? चू निंग ने असहाय होकर आह भरी। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी उम्र में भी वह ग्रीन टी वाले हथकंडे खेलेगा। ये तो हृदय स्वभाव की उथलापन है। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने ब्लड हैंड ह्यूमन बुचर पर हत्या का प्रयास क्यों किया? चू निंग बोलने ही वाला था कि सु वानछिंग मुस्कुराई और उसे रोक दिया। नगर स्वामी, तियांजियाओ नगर नियमों के कारण ही फला फूला है। नगर में हत्या वर्जित है, उपद्रव भी। यदि कोई आपके सामने झूठ बोले, तो क्या वह भी नियम विरुद्ध नहीं? नगर स्वामी ने सिर हिलाया। निश्चित ही, पर पहले चोट पहुंचाने वाला यही युवा है। केवल एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय देना उचित नहीं। आसपास के साधक बोले, ठीक है,
कुख्यात ह्यूमन बुचर की बात पर भरोसा, जांच होनी चाहिए। बुरा करा उठा, मैं बुरा हूँ, मूर्ख नहीं। चौथे क्षेत्र के तलवार साधक को क्यों उकसाऊंगा। सु वानछिंग मुस्कुराई, तो साक्ष्य से तय करें। नगर स्वामी, सराय जाकर पूछताछ करें। इनाम कार्यालय से भी पूछें। बिल्कुल, जांच। नगर स्वामी ने आदेश दिया। इनाम जारी करने वाले साधक ने कहा, मैंने केवल उसे अभिवादन करते देखा, हत्या का प्रयास नहीं जानता। पर यदि उड़ती सुई जैसे औजार मिले तो जांच हो सकती है। तलाशी में क्रॉसबो और उड़ती सुइयां मिल गईं। जांच रिपोर्ट आई। सराय में बुचर ने उकसाया था, अपमानित होकर बदला लेने चला। सु वानछिंग बोली, अब तो सही गलत स्पष्ट है। एक साधक बोला, नियमों के अनुसार दंड। सु वानछिंग मुस्कुराई, उपद्रव, हत्या प्रयास, झूठ, साधना नष्ट करना उचित है। नगर स्वामी ने सिर हिलाया। शिष्य की साधना नष्ट कर नगर से निष्कासन। बुचर, नगर से निष्कासन। सु वानछिंग बोली, उकसाने वाला भी समान दोषी। नगर स्वामी सहमत हुआ। चू निंग ने तलवार भाव हटा लिया। नगर स्वामी ने दबाव डालकर चारों की साधना नष्ट कर दी। भीड़ में लालच भरी नजरें चमकीं। बूढ़ा रोने लगा। नगर स्वामी बोले, नियम तोड़ोगे तो परिणाम भुगतोगे। चू निंग ने हाथ जोड़े, आपकी न्यायप्रियता प्रशंसनीय है। नियम जहां सर्वोपरि, नियमों से बात। शक्ति जहां, शक्ति से। भीड़ छट गई। नगर स्वामी एक पत्र पढ़कर चौंक गया। याओ जाति सीमा पर है। चू निंग और सु वानछिंग की आंखें चमक उठीं। हम इनाम लेते हैं। इनाम अभी तय नहीं। इनाम अप्रासंगिक है। चू निंग ने तलवार खींची। 2 आकृतियां आकाश चीरती हुई उड़ गईं। साथ ही कई छिपे संत प्रकट हुए। नगर स्वामी स्तब्ध रह गया। इतने संत और ये लोग। नियमों का सम्मान, इसी से नगर टिका है। पर ये बाहरी ड्रैगन कहाँ से आए। अध्याय 221। दानव वध पूर्णता अनुभव। इनाम हो या न हो, असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दाऊजी पैलेस के आंतरिक संप्रदाय के एल्डर और दाऊजी पैलेस के सदस्य चू तोंगतियान को उन छोटे मोटे इनामों की कमी है? असल बात तो अनुभव की है। लेकिन उस इनाम को देखकर सु वानछिंग को खुद ही उसे स्वीकार करने में शर्म महसूस हुई। मुझसे और मेरे शिष्य से वह इनाम लेने को कहा जाए, क्या इससे बाहरी लोग हंसेंगे नहीं? चाहे वह 6 स्तर का साधक कुछ भी कर रहा हो, वह तो भागते हुए अचानक फंस गया। आगे हिडन ड्रैगन के 8वें स्तर का साधक 8 परतों की ड्रैगनची सक्रिय किए हुए, दिव्य स्तर की शिखर उड़ने वाली तलवार तियानशु हाथ में लिए हुए। पीछे वह स्वयं शक्तिशाली तलवार इच्छा के साथ दिव्य स्तर की उड़ने वाली तलवार तियानश्वान लिए हुए। ऊपर से चारों ओर संत, सेंट, साधक। ऐसे में वह व्यक्ति तो अपने जीवन पर ही सवाल उठाएगा। क्या उसने स्वर्गीय दाव का उल्लंघन कर दिया था कि इतने लोग उसके पीछे पड़ गए? उस समय ये सब काफी दिलचस्प लगा था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे दाऊजी पैलेस ने जानबूझकर संसाधन सौंपने के लिए विरोधी खड़े कर दिए हों। साफ कहें तो अमर गुफा लौटकर सो जाना इससे बेहतर होता। लेकिन अंत में नगर स्वामी के मुंह से उसने क्या सुना? याओ जाति के साधक सीमा पर प्रकट हुए हैं। कुछ 5 स्तर और 6 स्तर के याओ साधक वास्तव में सीमा पार कर आए। ये बहुत ही गलत बात है। सु वानछिंग को अवचेतन रूप से लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। निंगर, वरिष्ठ मिंग को तो पहले ही वहां याओ जाति का मामला सुलझा देना चाहिए था। सामान्यतः उन्हें फिर परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। फिर वे अचानक सीमा पर क्यों दिखाई दिए? तर्क के अनुसार दानव पूर्वज के पतन के बाद अज़्योर ड्रैगन को नेतृत्व मिलना चाहिए था। लेकिन वर्मिलियन बर्ड, दानव पूर्वज की दाव सहचरी होने के कारण वैध रूप से उत्तराधिकारी बनी और उसकी अपील शक्ति बहुत मजबूत है। अगर वर्मिलियन बर्ड अनुमति न दे तो उसके अधीन महान याओ कैसे हरकत कर सकते हैं? चू निंग भी समझ नहीं पा रहा था। इस समय वह पूरी तरह तलवार को नियंत्रित कर रहा था और पीछे क्यूजुन व अन्य भी उलझन में थे। संप्रदाय प्रमुख, हम दाऊजी पैलेस वापस क्यों नहीं लौट रहे? सीधे सीमा की ओर क्यों जा रहे हैं? क्यूजुन ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन तियानजियाओ नगर के नगर स्वामी ने कहा कि इनाम जारी हुआ है। हम
इनाम लेने। यह उचित है क्या? हमें उन संसाधनों की कमी तो है नहीं। चू निंग ने सिर हिलाया। मुद्दा वह नहीं है। बात यह है कि लुआंतियान क्षेत्र की सीमा पर याओ जाति दिखाई दी है। सब चुप हो गए, फिर हैरानी से देखने लगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वे दाऊजी पैलेस की बैठकों में भी शामिल हुए थे। क्या मीम तोंगतियान ने नहीं कहा था कि उसने यह मसला सुलझा दिया है? तो फिर आपने कुछ नहीं किया। आपने हमें रक्त दानवों से मरने दिया और बस देखते रहे। हालांकि उसका आशय यह नहीं था, लेकिन मीम तोंगतियान की बात कैसे गलत हो सकती थी? छोटे चू, तुम्हें क्या लगता है? वे नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था वे दाऊजी पैलेस के हेसी सदस्य नहीं थे और इस मामले में शामिल भी नहीं थे। ज्यादा जानने वाले सिर्फ चू निंग और सू वानछिंग थे। तियान शू अचानक कांप उठा, उसे महसूस हुआ। शक्ति टिल्डा। हालांकि मेरे स्वामी की साधना थोड़ी कम है, लेकिन क्या किया जाए? उसका दर्जा तो यही है। मुझे बस यही दर्जा पसंद है जहां शक्ति और पहचान मेल नहीं खाते। तियान श्वान भी कांप उठी। मुझे लगता है तियानशु कुछ अजीब सा हो गया है। अचानक अच्छा क्यों महसूस कर रहा है? वैसे तियानशु के स्तर पर क्या उसमें तलवार आत्मा स्वॉर्ड स्पिरिट जन्म लेगी? मुझे लगता है अगर तियानशु में तलवार आत्मा पैदा हुई तो वह चू निंग की छवि से मेल खाने वाली होगी। क्या वह फिर मुझे पसंद नहीं करेगा? तियान श्वान का मन डूब गया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। सही है, मैं तियान श्वान हूँ, बुद्धि का प्रतीक। मेरे पास चेतना है। चाहे तुम्हारी साधना कितनी भी ऊंची हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं होगी। हम्फ। चू निंग को पता ही नहीं चला कि इतने कम समय में तियान श्वान अपने अस्तित्व और मान्यता को लेकर उस तियानशु से, जिसमें कोई चेतना नहीं, सिर्फ प्रवृत्ति है, एक आंतरिक बहस शुरू कर चुकी है। उसने बस सिर हिलाया। पहले जाकर देखते हैं। अगर मामला बड़ा हुआ तो दाऊजी पैलेस को सूचित करेंगे। अगर सिर्फ कुछ याओ पशु हैं तो उन्हें मार देंगे, ज्यादा झंझट नहीं। सबको ये ठीक लगा। वैसे भी उनकी शक्ति के साथ, यहाँ तक कि अगर वर्मिलियन बर्ड भी आ जाए तो वह चू निंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वरना वे कभी साथ नहीं आते। तो चलो देखते हैं। सू वानछिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे बदलाव आया। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे हल्की सी पूर्व भावना हो रही थी। हर बार जब वह अपने शिष्य के साथ बाहर जाती है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। उसे लगा कि उसका शिष्य भी ठीक वैसा ही है जैसी वह कभी थी। उसे दाऊजी पैलेस ने दुष्ट संप्रदायों से संसाधन लेने के लिए व्यवस्थित किया था और उसके शिष्य को स्वर्गीय दाऊ ने घात लगाकर मारने के लिए व्यवस्थित किया है। क्या ये स्वर्गीय दाऊ के पुत्र की परीक्षा ट्रिब्यूलेशन है? सू वानछिंग यही नहीं रुकी, उसने और गहराई से सोचा। याओ जाति के दानव सीमा पार करने का साहस कर रहे हैं। क्या यह आंतरिक कला है या ऊपर नीचे के बीच मतभेद? याओ जाति का नियंत्रण बहुत मजबूत है। वर्मिलियन बर्ड की पहचान दानव पूर्वज की दाऊ सहचरी के कारण, यहाँ तक कि अज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टॉर्टाइज भी उसे मानते हैं। तो नीचे के छोटे दानवों पर उसका शासन स्वाभाविक है। तर्क से यह नहीं होना चाहिए। जरूर कोई आंतरिक समस्या है। क्या इन याओ पशुओं को चुपचाप अनुमति दी गई है या उन्हें निर्देशित किया गया है? अगर ऐसा है तो ये कुछ गंभीर मामलों से जुड़ा है। लेकिन वरिष्ठ मेंग पहले ही याओ जाति का मामला निपटा चुके हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं कट चुकी होनी चाहिए थीं। जो हमारी जाति के नहीं, उनके दिल अलग होते हैं। भले ही मेंग तोंगतियान के तरीके कठोर रहे हों, पर वह तर्कसंगत ही था। जब तक याओ जाति के पास कोई बैकअप योजना न हो, लेकिन मेंग तोंगतियान तो उनकी निगरानी कर रहे हैं। फिर कैसी बैकअप योजना? तो चलो जाकर देखते हैं। अगर गड़बड़ हुई तो दाऊजी पैलेस को सूचित करेंगे। अगर नहीं तो ये दानव वध की यात्रा ही सही। याओ जाति का सीमा पार करना एक वर्जित कार्य है। याओ जाति के स्वर्ग धरती में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। वे अपनी ही जाति की जीवन ऊर्जा और रक्त को निगलकर उन्नति करते हैं। क्या वे मानव क्षेत्र में सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा सी करने आए हैं? बकवास।
दानव वध तो हमारे साधकों का कर्तव्य है, मैं अपने शिष्य के साथ यह अनुभव पूरा करूंगी। यही तो साथ बाहर निकलने का असली मजा है, अगर परेशानी बड़ी न हो तो मजा ही क्या। सु वानछिंग मुस्कराते हुए तलवार पर उड़ चली। हवा कानों से सरसराती हुई गुजरी, पहाड़ और नदियां पैरों तले चमकती हुई निकल गईं। उसे लगा शिष्य के साथ जो भी करे वह सब सुखद ही है। अचानक चू निंग रुक गया। अब तियानशु और उसकी तलवार इच्छा पूरी तरह सामंजस्य में थे। सामने के स्वर्ग धरती को देखते हुए याओ जाति की दिशा में उसे अचानक ड्रैगन ची की तरंगें महसूस हुईं। हालांकि यह बस एक पल के लिए था, लेकिन निस्संदेह अजीब था। वह ड्रैगन ची सच्चे ड्रैगन जैसी थी, पर पूरी तरह नहीं। वह बाद में मेंग तोंगतियान को सूचित करेगा और जांच के लिए कहेगा। पोशु साधक, यहाँ तक कि लिमिटलेस साधक, संत शरीर के साथ तलवार साधक, उनकी तलवार उड़ान की गति बहुत तेज थी। लेकिन आगे चल रहे दो लोग, एक तियानशु के साथ, एक तियानश्वान के साथ, साधारण पोशु साधकों से भी तेज थे। पीछे वालों का सिर दर्द होने लगा। दिव्य तलवारें उनके पास तो थी ही नहीं, और अब वे गति भी नहीं पकड़ पा रहे थे। इसलिए इस समय समूह की तलवार उड़ान कुछ अजीब हो गई। लिमिटलेस साधक धीमे हुए, पोशु साधक तेज हुए, वरना वे बिखर जाते और पोशु साधक पीछे ही छूट जाते। कुछ ही पलों में हजारों मील पार हो गए। 3 क्षेत्रों का संगम। कई ऊंचे पत्थर के सीमाचिन्ह खड़े थे। यहाँ 3 क्षेत्र मिलते थे, लुआंतियान क्षेत्र, दानव क्षेत्र और याओ क्षेत्र। पैरों तले स्वर्ग धरती में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अराजक स्वर्ग के दाव की अनुभूति चारों ओर थी। जो अराजक दाव का अभ्यास करते हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी। अन्य दाव परंपराओं के साधकों को भी बड़ा लाभ मिलता है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि कुछ साधक यहीं की ऊर्जा में अभ्यास कर अराजक स्वर्ग की अनुभूति पाकर सीधे दावजी पैलेस में प्रवेश पा गए, एक ही छलांग में स्वर्गारोहण। पूर्व में दानव क्षेत्र, जहाँ दानव संप्रदाय स्थित था, दुनिया के 4 महान संप्रदायों में से एक। अनगिनत वर्षों पहले उसने दुनिया का नंबर 1 दाव संप्रदाय होने का खिताब भी एकाधिकार में रखा था। हालांकि अब वह सिर्फ किंवदंती है। अब तो या तो तियानश्वान संप्रदाय है या दावजी पैलेस। दानव दरबार भी उठा था, लेकिन दानव क्षेत्र की बारी कभी नहीं आई। फिर भी दानव क्षेत्र की स्वर्ग धरती ऊर्जा लुआंतियान क्षेत्र से भी अधिक घनी थी और दानव मार्ग की अनुभूति भीतर से निकल रही थी। इसके विपरीत पश्चिम की स्वर्ग धरती बेहद विचित्र थी। जहाँ याओ जाति का दानव दरबार स्थित था, उसके कई नाम थे। रेत और हवा से भरा आकाश, बंजर भूमि, कोई हरियाली नहीं। जहाँ तक नजर जाए बस यही दृश्य। कुछ लोग इसे वन्य प्रदेश कहते थे, लेकिन सु वानछिंग ने चू निंग को बताया था 10,000 वर्ष पहले याओ जाति की भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक थी। चू निंग ने पूछा था, फिर याओ जाति की भूमि इतनी बंजर क्यों हो गई कि साधना के लिए उन्हें अपनी ही जाति को निगलना पड़े। सु वानछिंग ने कहा, दानव पूर्वज के पतन के बाद इस स्वर्ग धरती के दाव नियम सीमित हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़नी बंद हो गई और आध्यात्मिक वनस्पति समाप्त हो गई। 10,000 वर्षों बाद का परिणाम याओ जाति विस्तार चाहती थी, लेकिन अन्य शक्तियों और दाव परंपराओं ने कोई मौका नहीं दिया। दानव क्षेत्र और तियानश्वान संप्रदाय ने स्वर्ग धरती बांट ली। लुआंतियान क्षेत्र में तब कोई बड़ा संप्रदाय नहीं था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने पड़े, पर अंततः वह टिका रहा। अब एक असामान्य रूप से शांत दिन। याओ जाति को वन्य प्रदेश में दबा दिया गया था। उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि अपने महान क्षेत्र से भी नहीं। अजीब बात ये थी, अगर याओ जाति किसी नए क्षेत्र पर कब्जा करती तो वहाँ भी वही दाव नियम लागू हो जाते और वह भूमि भी बंजर हो जाती, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ती। विशाल स्वर्ग धरती, सूना क्षितिज, कितना भव्य दृश्य। चू निंग के मन में सूचनाएं चमकती रहीं। उसकी दृष्टि आगे जमी थी, इस स्वर्ग धरती से अभिभूत। छोटे चू क्यू जुन ने हल्के से हाथ जोड़े। वो नहीं जानता था चू निंग क्या सोच रहा है, पर क्या वे यहाँ याओ जाति के लिए नहीं आए थे? क्या वे इनाम नहीं लेने वाले?
चू निंग ने सिर हिलाया, प्रतिलिपि की गई खुफिया जानकारी निकाली और उस राजवंश का स्थान देखा जिसने इनाम जारी किया था। ये सीमा पर स्थित था एक जर्जर राजवंश, जो तीसरे दर्जे में भी नहीं गिना जाता। उसकी सीमा 3 क्षेत्रों की सीमा से मात्र 100 मील दूर थी। जहां याओ जाति देखी गई थी वह इलाका था जियायोंग दर्रा। वरिष्ठ क्यू, बस आगे है। सब समझ गए। अब वे छिपाव नहीं कर रहे थे, सु वानछिंग भी नहीं। यह अब सैर नहीं थी, भेष बदलने का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन सु वानछिंग ने एक बात नोट की, जब वो पुरुष वेश में थी तब उसके शिष्य की आंखों में हल्की सी विचित्र उत्तेजना दिखती थी, और जब वो वापस बदली तो वह गायब हो गई। उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। तू क्या सोच रहा है, बदमाश? आज रात पूछताछ होगी। वो मुझसे सवाल करे तो क्या मैं उससे सवाल नहीं कर सकती? उत्तरी जिन राजवंश, जियायोंग दर्रा, लुआनतियान क्षेत्र की सीमा। शहर दीवार के बाहर एक विशाल याओ का कई दर्जन मीटर लंबा शव पड़ा था। उसकी त्वचा धूसर काली, झुर्रीदार और फटी हुई लोहे जितनी कठोर। उसका विशाल शरीर, भले ही मारा जा चुका हो, फिर भी सीमा के साधकों में अनकहा भय भर रहा था। उसके विकराल चेहरे पर आंखें खुली थीं, मरते समय भी बंद नहीं हुई, पर अब खाली थीं। कुछ दूरी पर एक वृद्ध व्यक्ति, चेहरा पीला। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक साधक ने उसे संभाला। जनरल, आप कैसे हैं? जनरल ने सिर हिलाया। कई वर्षों से युद्ध नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी 6 स्तर की साधना इतनी कमजोर हो गई है कि मैं लगभग एक 5 स्तर के महान याओ से मारा गया। कोई भी साधक उसे कम नहीं आंक रहा था, सबके मन में सम्मान था। अगर यह जनरल न होता तो जियायोंग दर्रा शायद इस महान याओ द्वारा नष्ट कर दिया जाता। उसका शारीरिक शरीर इतना भयानक था, वाकई डरावना। हमारे लुआनतियान क्षेत्र के महान याओ इतने शक्तिशाली नहीं होते। जनरल ने आह भरी। यह कोई साधारण आत्मा राक्षस या जल ड्रैगन प्रकार का याओ नहीं है। यदि मेरा अनुमान सही है तो यह वन्य प्रदेश का महान याओ है। सबके चेहरे बदल गए, ठंडक रगों में दौड़ गई। सैकड़ों वर्षों की साधना के बावजूद उन्होंने सिर्फ इसकी कहानियां सुनी थीं, देखा कभी नहीं। और अब एक 5 स्तर का ही लगभग पूरे दर्रे को नष्ट कर देता। तो अगर और याओ आए तो? मैंने पहले ही महाराज को सूचना दे दी है। उन्होंने बड़े संप्रदायों के लिए इनाम जारी कर दिया है। ऐसे महान याओ के शव जीवन ऊर्जा और रक्त से भरपूर कई संप्रदायों के लिए लालच हैं। अगर कोई बड़ा संप्रदाय आए तो बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ बाहरी मदद पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। जनरल फिर आह भरता है। उसके मेरिडियन लगभग टूट चुके थे। 800 वर्षों की साधना, 6 स्तर मध्यावस्था। युद्धों में लगी पुरानी चोटों के कारण संत बनने की आशा नहीं थी, पर कम से कम मध्य अवस्था तो थी। लेकिन फिर भी पूरा बल लगाने पर भी वो महान याओ को एक बार में नहीं मार सका। उल्टे उसके प्रहार से उसके मेरिडियन टूट गए। जान पर खेलकर उसे मारने के बाद वह इस हालत में पहुंचा। फिर भी उसे टिके रहना था। जब तक कोई आंतरिक संप्रदाय का साधक ये जिम्मेदारी न ले, वह गिर नहीं सकता था। सबसे नज़दीकी और शक्तिशाली संप्रदाय 100 हथियार संप्रदाय, लुआनतियान के 72 संप्रदायों में से एक। उसका संप्रदाय प्रमुख एक सैन्य संत था। कहा जाता है कि वो सैन्य दाव का अभ्यास करता है, शारीरिक और इच्छा शक्ति साधना पर जोर देता है। ऐसे साधकों के लिए याओ जाति के शव सर्वोत्तम हैं। उन्हें पहले ही संदेश भेज दिया गया था। अगर वे आए तो कम से कम 6 स्तर के फॉरगेटफुल रिवर साधक या सीधे संत आएंगे। संत के रहते सीमा की चिंता नहीं रहेगी। बुजुर्ग जनरल का चेहरा और पीला पड़ गया। वो अब रुकना नहीं चाहता था। उसका परिवार पहले ही पूंजी बेच चुका था इनाम के लिए आत्मा पत्थर जुटाने को, वरना कौन मदद करता। ऊपर से वन्य प्रदेश के याओ। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करने वाला था उसने कुछ सुना। गुरु, क्या वह याओ जाति का याओ पशु है? हाँ, तो लगता है हम सही जगह आ गए। यहाँ प्रभारी कौन है? दाऊजी पैलेस और लुवानशेन हॉल के साधक दानव वध के इनाम के जवाब में आए हैं। जनरल जम गया।
साधकों की चिंता आश्चर्य में बदली, फिर पहचानते ही उत्साह में सब घुटनों पर गिर पड़े। अमर दाऊजी पैलेस के अमर जनरल मुड़ा और अत्यधिक उत्साह में मुंह से ताज़ा खून फूट पड़ा। फिर भी वह खुशी नहीं छुपा सका। हवा में तलवार पर सवार कम से कम तीसरे स्तर से ऊपर, और वे वस्त्र लुवान शेन हॉल के कम से कम चौथे पांचवें स्तर के सामान्य साधक कैसे तुलना करें। और आगे सफ़ेद और हरे वस्त्रों में दो लोग, दोनों तलवारों पर उड़ते हुए। चेहरे या वेश से पहचान न हो सकी, पर उनके टोकन ने सब बता दिया। लुआंतियान दाऊजी पैलेस का संप्रदाय टोकन। अमर बुजुर्ग तुरंत घुटने टेकना चाहता था, राजवंश की परंपरा उसके खून में थी। लेकिन चू निंग आगे बढ़ा और उसे सहारा देकर रोक लिया। उसने सहजता से एक औषधि गोली उसके हाथ में रख दी। दाऊजी पैलेस घुटने टेकने की प्रथा नहीं मानता। वरिष्ठ, पहले अपनी चोटें ठीक करें, बाकी बातों के लिए हमें बस दिशा बता दें। बुजुर्ग अत्यंत भावुक था। उसने बिना सोचे औषधि निगल ली। दाऊजी पैलेस का कोई उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर विस्मय छा गया। वह कांपते हुए युवा को देखने लगा। क्या आप दाऊजी पैलेस के चू निंग हैं? एक नज़र में पहचान लिया। ये सिर्फ शिष्य समझने की बात नहीं थी। दुनिया में जो टूटी मेरिडियन और दाऊ चोटें ठीक कर सके, क्या वह अकेला चू निंग नहीं है? कौन सा इनाम? इनाम ने दाऊजी पैलेस और लुवान शेन हॉल के साधकों को खींच लिया, और वह भी सीधे उसे। अध्याय 222। बुजुर्ग जनरल की बहुत गहरी पहुंच है। लुआंतियान क्षेत्र की सीमा पर, उत्तरी जिन राजवंश के सीमांत जियायोंग दर्रे पर, तलवार साधक बादलों की तरह उतर आए, और हर एक से असाधारण आभा झलक रही थी। साधकों के बीच किसी की अवस्था रंग पहचानने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। उच्च अवस्था वाले साधकों का आचरण, मुद्रा और स्वरूप साधारण लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ये सीमांत दुर्ग अधिकतर राजवंश के तृतीय और चतुर्थ स्तर के साधकों से भरा था, लेकिन वे इन असंख्य संतों सेंट्स के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। ऊपर से तलवार पर सवार उस स्त्री को देखकर तो कई राजवंशीय साधक स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनायास ही सिर झुका लिया, अपने आप को पूरी तरह हीन महसूस करते हुए। एक ही साधक होते हुए भी उसकी आभा इतनी गहन कैसे हो सकती है? मन में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और हीनता की भावना पैदा हो गई। सु वानछिन कुछ लुवान शेन हॉल के साधकों के साथ आगे बढ़ी और उस महान दानव के शव का निरीक्षण करने लगी। वहीं क्यूजुन चू निंग के पास आए, और वो बुजुर्ग जो अत्यधिक उत्साह से बोल भी नहीं पा रहा था, चू निंग की प्रशंसा करता चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे बूढ़े आदमी को अपने जीवन में चू निंग को देखने का सौभाग्य मिलेगा। क्या वह औषधि वही थी जिसने तब लुआंतियान क्षेत्र के युवा स्वामी को पुनः स्वस्थ किया था? यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है, लेकिन मैं उस औषधि का कोई प्रतिदान नहीं कर सकता। चू निंग ने सिर हिलाया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम केवल इनाम स्वीकार करने आए हैं। बस हमें इनाम का विवरण और याओ जाति का स्थान बता दीजिए। बाकी बातों की जरूरत नहीं। प्रशंसा का क्या लाभ? महान दानव का शव तो सामने ही पड़ा है। यदि वास्तव में वन्य प्रदेश वाइल्डलैंड्स के महान दानव यहाँ आए हैं, तो कठिनाई तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। जनरल ने जल्दी से अपने उत्साह को शांत किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुस्तक का पात्र अचानक वास्तविकता में आ गया हो। इनाम जारी करने पर सेना अभी नहीं पहुंची थी, लेकिन दाऊजी पैलेस के लोग पहले ही आ गए। एक तृतीय श्रेणी का राजवंश लुआंतियान क्षेत्र की सर्वोच्च दाव परंपरा दाऊजी पैलेस से कैसे तुलना कर सकता था? वह संप्रदाय तो भविष्य में संसार की सर्वोच्च दाव परंपरा बनने की भी क्षमता रखता है। क्यूजुन भी असहाय थे। मुझे अपनी पहचान छिपा लेनी चाहिए थी। देखो, बाहर कदम रखते ही सब उजागर हो गया। इतनी देर तक औपचारिक बातें करना कितना उबाऊ है ना? बुजुर्ग ने उत्साह दबाकर तुरंत बताया। कल हमारे राजवंश के बाहर अचानक एक याओ जाति प्रकट हुई। यद्यपि हम वन्य प्रदेश से सटे हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी वहां का महान दानव नहीं देखा था। लेकिन अब मैंने देख लिया।
उस महान दानव का शारीरिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था और वह आसपास के सामान्य लोगों को शिकार बनाकर खा रहा था। मैं इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए लोगों को साथ लेकर उसे मारने गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह 5वें स्तर का दानव होगा। मैं स्वयं 6ठे स्तर का साधक होकर भी लगभग मारा ही गया। क्यों जुन चुप रहे? तो तुम्हारा 6ठा स्तर वास्तव में सही है छोटे चू। 5वें स्तर पर तो यह एक ही घूंसे में तुम्हारा शरीर चकनाचूर कर सकता था। यही बड़े संप्रदाय और छोटे बलों का अंतर था, उनकी नींव ही अलग होती है। एक नज़र में दिख रहा था कि यह बुजुर्ग केवल 9 मंजिलों में से 6ठी मंजिल पर है। उसका आध्यात्मिक सागर 30% से भी कम नीला था और उसके पास केवल 18 आध्यात्मिक नदियां थीं। याओ जाति जादू में नहीं, बल्कि की और रक्त में निपुण होती है। ऐसे में उसे मार पाना दर्शाता है कि इस बुजुर्ग की सहन शक्ति अच्छी थी। क्यू जुन ने सीधे पूछा, याओ जाति के कितने सदस्य हैं? जनरल ने सिर हिलाया, अभी स्पष्ट नहीं है। गुप्तचरों की जांच के अनुसार शहर के बाहर की और रक्त का शिकार करने वाला याओ वही नहीं था जिसे हमने मारा। यहाँ तक कि कुछ सूचनाएं बताती हैं कि और भी हैं, कम से कम 4 या 5। यदि सभी इसी स्तर के हैं तो हम निश्चित रूप से इसे हल नहीं कर सकते। इसी कारण इनाम जारी किया गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनाम जारी होते ही आज दाओजी पैलेस और लुवानशेन हॉल के अमर स्वामी आ जाएंगे। मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। चू निंग कुछ क्षण रुका। कई याओ, लेकिन उन्होंने शहर पर हमला नहीं किया, सिर्फ बाहर ही रुके रहे। जिसे जनरल ने मारा वह इसलिए मारा गया क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि यह सब पहले से योजनाबद्ध था, लेकिन उनका उद्देश्य शहर पर हमला करना नहीं था, वे किसी और कारण से आए थे। क्या कोई और जानकारी है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, अभी कोई अन्य सूचना नहीं मिली। याओ जाति की गतिविधियां अजीब हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें शहर तोड़ने की शक्ति होते हुए भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब चू निंग को और अधिक यकीन हो गया, ये योजनाबद्ध था। वे जांच के लिए आए थे। वह मुड़ा और उस ओर गया जहां सु वानछिंग दानव के शव की जांच कर रही थीं। गुरु, बुजुर्ग चौंक गया। गुरु, संभावित ड्रैगन प्रथम सु वानछिंग भी आई हैं। तो फिर ये सभी लोग अत्यंत शक्तिशाली होंगे। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे कौन हैं, पर वे अवश्य ही हु डाओजे रक्षक के रूप में आए होंगे, संभवतः सैन्य संतों से भी अधिक शक्तिशाली। 10 मीटर से अधिक लंबे उस महान दानव का मांस और रक्त शुद्ध व शक्तिशाली था, शरीर साधना के लिए लगभग प्राकृतिक औषधि। उसका शरीर मुश्किल से क्षतिग्रस्त हुआ था, घातक घाव केवल कटी हुई गर्दन थी। ये ग्रीन डेमन है, वन्य प्रदेश की सबसे सामान्य प्रजाति। ये दानव अत्यंत तेजी से प्रजनन करता है और इसका शारीरिक शरीर बहुत शक्तिशाली होता है। सामान्यतः इन्हें टोही के लिए उपयोग किया जाता है। तियान श्वान ने सहजता से उसकी छाती चीर दी और आसपास के साधक भय से देख ही रहे थे। वे पूरी शक्ति से भी इसे भेद नहीं पाए थे। ये कैसी तलवार थी? नहीं, तलवार नहीं, तलवार साधक ही अत्यंत शक्तिशाली था। छाती पर भाले का घाव है, पर यह घातक नहीं है। याओ जाति का मांस और रक्त अत्यंत शक्तिशाली होता है और हृदय त्वचा से लगभग 1 मीटर नीचे होता है। भाले की इच्छा स्पेयर इंटेंट उसे भेद नहीं पाई। फिर पेट चीर दिया गया, रक्त और मांस बह निकले और सड़ांध भरी गंध फैल गई। सु वानछिन का भाव शांत ही रहा। उसने पेट पूरा खोल दिया। कुछ राजवंशीय साधक तुरंत पीले पड़ गए और पीछे हट गए। ये बेहद घिनौना था। उस स्त्री के चेहरे पर भाव कैसे नहीं बदले। पेट के भीतर कई टूटे हुए मानव अस्थि पंजा और शव थे, पीले अम्ल से सने, अत्यंत विभत्स। यहाँ तक कि एक कुचली हुई खोपड़ी भी थी। चू निंग ने भी शांत भाव से देखा। ये टालने योग्य नहीं था, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते थे। कोई इन शवों को बाहर निकालकर जोड़कर देखे कुल कितने हैं। कई साधक एक दूसरे को देखने लगे, सभी को मतली आ रही थी। राजवंशीय साधक सम्मानित होते हैं, ऐसा तुच्छ कार्य वे कैसे करें? शव जोड़ने का क्या अर्थ? बस फेंक दो। लुवानशेन हॉल का एक एल्डर आगे आया।
उसने बिना भाव बदले अपने शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से ढंका और हवा में ही 4 मानव शवों को जोड़ दिया। केवल 4 और कुछ नहीं। चू निंग कुछ क्षण रुका। यदि वे मानव की ओर रक्त के लिए आए होते तो इतने कम नहीं होते। वे यहाँ एक दिन से हैं, यह असंभव है कि उन्होंने बस इतना ही खाया हो। सु वानछिंग ने हल्के से सिर हिलाया और जनरल की ओर देखा। शहर के बाहर लगभग कितने निवासी हैं? अमर स्वामी को रिपोर्ट बाहर लगभग 80,000 पंजीकृत घर हैं और जनसंख्या लगभग 2 लाख है। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। तो वे लोगों को खाने नहीं आए थे, उन्होंने बस यूं ही कुछ खा लिया। क्या तुम उनके परिवारों को ढूंढकर इनका दफन करवा सकते हो? जनरल ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। क्यूजुन ने दानव के शरीर को देखते हुए कुछ देर सोचा। याओ जाति लुआंतियान क्षेत्र में आने का साहस नहीं करती, न ही दानव क्षेत्र में। उनका सक्रिय क्षेत्र दानव दरबार के पास होना चाहिए। पहले आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण उन्होंने एक दूसरे को खाया। बाद में केवल 4 संरक्षक, 12 ड्रैगन एलिफेंट सिंहासन के महान दानव और 72 शिखर महान दानव बचे। संत स्तर से नीचे कुल संख्या 10 लाख से भी कम। 10 लाख ये वास्तव में बहुत कम है। एक राजवंश की जनसंख्या ही करोड़ों में होती है। उत्तरी जिन जैसा तृतीय श्रेणी का राजवंश भी कम से कम 3 करोड़ का है। चू निंग को अब एक दिशा मिल गई। यदि उनमें शहर तोड़ने और नरसंहार करने की शक्ति है, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वे किसी और उद्देश्य से आए हैं। चून की ग्रीन डेमन केवल तो ही है और अन्य ग्रीन डेमन भी हैं, और वे दानव दरबार से आए हैं, तो अवश्य किसी चीज के लिए आए होंगे। 5वें स्तर के ग्रीन डेमन के पीछे अन्य स्तरों के याओ नेता भी होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। क्यूजुन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या छोटे चू स्मृति निकाल नहीं सकते या सीधे उनकी दिव्य आत्मा खोज सकते हैं? वे आधा दिन पहले मर चुके हैं, उनकी दिव्य आत्मा विलीन हो चुकी है, इसलिए संभव नहीं। महान स्मृति पुनर्स्थापन तकनीक के लिए दिव्य आत्मा चाहिए, और अगर होती तो आप सब भी खोज लेते, है ना? क्यूजुन ने असहज मुस्कान दी। हे, सच तो यह है कि मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं स्वयं खोज नहीं सकता था, बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। उनकी गतिविधियां बड़ी नहीं हैं। यहाँ तक कि दाऊजी पैलेस ने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। इसका अर्थ है कि ये याओ बहुत शोर मचाने का इरादा नहीं रखते। लेकिन जैसा छोटे चू ने कहा, ये योजनाबद्ध ही है। लुवान शेन हॉल के महाएल्डर झांग ताई ने सोचा, क्या यह मेंग तोंगतियान की कार्रवाइयों के कारण है? याओ जाति असंतुष्ट होकर आक्रमण की तैयारी कर रही है, और ये केवल तो ही हैं। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। याओ जाति की वर्मिलियन बर्ड ने स्वर्गीय दाव की शपथ ली है, वह कभी धोखा नहीं देगी, वरना हलचल इससे कहीं अधिक होती, और याओ जाति की शक्ति मानव जाति से बहुत कम है। 4 संरक्षक वूजी शिखर 8 परिवर्तन। अध्याय 224। मानव की लालच वास्तव में एक तुपो ब्रिकथरू है। उत्तर जिन राजवंश, जिया योंग दर्रा। शहर की दीवार के ऊपर राजवंश के अनेक साधक कल्टिवेटर्स उन 10 लोगों को देख रहे थे जो अभी भी खड़े थे और पास जाने का साहस नहीं कर रहे थे। उन कुछ लोगों की पहचान असाधारण थी और वे संभवतः किंवदंती में वर्णित संत स्तर सेंट रेल्म के अस्तित्व थे। किसी भी प्रथम श्रेणी के राजवंश की कसौटी यही होती है कि उसके भीतर एक संत प्रकट हो, लेकिन उत्तर जिन राजवंश तो केवल तृतीय श्रेणी का राजवंश था, तो यहाँ संत कैसे हो सकते थे? वह जनरल जो 6ठे स्तर का साधक था, पहले ही दिवंगत सम्राट द्वारा सौंपा गया स्तंभ समान मंत्री था। अब वह जनरल स्वयं भी गंभीर रूप से घायल था। इसी समय किसी ने उस वृद्ध को, जिसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, आते हुए देखा और सभी लोग तुरंत चिंता के साथ आगे बढ़े। जनरल, आपकी चोटें अब कैसी हैं? आपका रंग रूप पहले से बहुत बेहतर है, यहाँ तक कि आपके बाल भी कुछ काले हो गए हैं। क्या आपकी चोटें ठीक हो गईं? जनरल ने आह भरी। दाऊजी पैलेस के उस अमर की बदौलत मेरी चोटें अब ठीक हैं, और यहाँ तक कि मेरी कुछ पुरानी चोटें भी अपनी मूल अवस्था में लौट आई हैं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। पुरानी चोटें भी पूरी तरह ठीक हो गईं।
दोनों प्रमुख व्यक्ति वास्तव में चू निंग और सु वानछिंग ही हैं। वे सच में हमारी इनाम घोषणा स्वीकार करने आ गए। जनरल को स्वयं भी पूरा विश्वास नहीं था। आखिर उसके पास इतने व्यापक संबंध कहाँ थे। लेकिन इन कुछ लोगों के रहते यह मामला अंततः सुलझ ही जाएगा। अगर आपकी चोटें ठीक हो गई हैं, तो फिर जनरल अब भी क्यों चिंतित हैं? ये तो अच्छी बात है ना? वृद्ध ने असहाय होकर कहा। वह महिला, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। सबसे कीमती रक्त रोग औषधियां भी रक्तस्राव नहीं रोक पा रहीं, जबकि उसके शरीर पर बाहरी घाव ज्यादा नहीं हैं। लगता है कि यह आंतरिक चोटें हैं, लेकिन एक पुरुष होने के नाते मैं स्वयं उसकी जांच नहीं कर सकता। और अन्य साधकों के अनुसार उसकी दिव्य आत्मा डिवाइन सोल चूर चूर हो चुकी है और उसके आंतरिक अंग भी लगभग नष्ट हो चुके हैं। मुझे डर है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी चुप हो गए। आपकी चोटें ठीक हो गईं, फिर भी आप उस महिला की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो याओ जाति याओ रेस के क्षेत्र से भागकर आए और उस हालत तक यातनाएं झेली। क्या आप उसे ठीक कराकर अपनी उपपत्नी बनाना चाहते हैं? लेकिन वृद्ध का ऐसा कोई विचार नहीं था। उसे बस उस महिला पर दया आ रही थी। वह अब स्वयं भी एक साधक था और कुछ हद तक सहायता कर सकता था। पर यदि कोई ऐसी समस्या सामने आ जाए जिसे वह हल न कर सके, तो वह वास्तव में असहाय था। लेकिन जब उसकी दांव चोट भी ठीक हो सकती है, तो यदि वह उस महिला के लिए एक औषधि मांग सके, शायद उससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। मेरा आदेश है, पहले शहर के सभी संसाधन एकत्र करो और भेजो। बाद में मैं अपने पारिवारिक संपत्ति को बेचकर भी संसाधन जोड़ दूंगा। भले ही यह नियमों के विरुद्ध हो, लेकिन मेरा चेहरा प्रतिष्ठा अभी भी इतना बड़ा है। आखिरकार वो औषधि शायद एकमात्र अवसर थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उसे खरीद भी पाएगा या नहीं। सभी तुरंत समझ गए कि वृद्ध क्या करना चाहता है। वो उन संसाधनों के बदले उस उपचार औषधि को पाना चाहता था। लेकिन वे तो दाऊजी पैलेस के लोग थे। क्या वे इन संसाधनों की परवाह भी करेंगे? वे तो शुरू से ही इनाम नहीं लेना चाहते थे। और इतनी सारी संपत्ति उस महिला पर। क्या वह सच में उसे उपपत्नी बनाना चाहता है? क्या वह पतित महिला जनरल के योग्य है? जनरल, उस महिला के लिए ये सब करना उचित नहीं है। ये सब जीवन है। अनुचित क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी ने सज्जनों को जन्म दिया है। सज्जन समस्त वस्तुओं का प्रबंधन करते हैं। वस्तुओं में केवल विरोध का अंतर होता है, कभी भी ऊंच नीच का नहीं। कोई और कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। सभी ने केवल सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि जनरल बहुत ही दयालु है। उन्हें डर था कि सारे संसाधन मिलाकर भी शायद केवल एक ही औषधि मिल पाएगी। कुछ लोग चले गए और कुछ जनरल के साथ शहर की दीवार पर पहरा देते रहे। अब जबकि उसकी चोटें ठीक हो चुकी थीं और यहाँ तक कि छिपी हुई पुरानी चोटें भी मिट गई थीं, वृद्ध को लगा कि शायद वह छठे स्तर के अंतिम चरण तक भी आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी वह दूर आकाश की ओर चिंता से देखता रहा। पता नहीं ये अमर सभी याओ जाति को समाप्त कर पाएंगे या नहीं। किसी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, उनकी शक्ति के साथ यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने पहली बार इतने सारे संतों को अधीनस्थ के रूप में देखा है। लेकिन चू निंग और अन्य वास्तव में यहाँ आ गए। इसी समय कई आकृतियां एक पल में प्रकट हुईं। यहाँ पहरा दे रहे साधक तुरंत आगे बढ़े। सेक्ट मास्टर, यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। चियू जुन ने हल्के से सिर हिलाया। जनरल ने उत्साह से चू निंग की ओर देखा। चू निंग ने पहले जो तरीके दिखाए थे, वे लगभग भयावह थे। अब जब वह महान याओ पशुओं के शव लाए बिना लौटे थे, तो निश्चित ही उन्होंने उन्हें निगल लिया होगा। दाऊजी पैलेस के लोग आ चुके थे, तो वे याओ पशु अवश्य ही। चू निंग ने अपनी तलवार म्यान में रखी। जनरल, यहाँ से 1000 ली के भीतर कोई भी याओ पशु नहीं है। हमारा अनुमान है कि पूरी याओ जाति पीछे हट चुकी है। सभी लोग स्तब्ध रह गए और वृद्ध भी काफी देर तक अवाक रहा। कोई याओ पशु नहीं। एक साधक का चेहरा तुरंत उतर गया। कोई याओ पशु नहीं। तो फिर आपने अभी अभी क्या निगला था? क्या वे हिंसक महान याओ पशु नहीं थे?
उनमें से एक ने तो लगभग जनरल को मार ही दिया था, और आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है। क्या आप जानबूझकर परेशानी से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं? चू निंग ने सिर हिलाकर इस बात की पुष्टि की। 1000 ली के भीतर बिल्कुल कोई याओ पशु नहीं है। लगता है कि जब हम हवा पर सवार होकर आए, तब षड्यंत्रकारी ने हमें भांप लिया। एक साधक ने तुरंत कहा, ये सही नहीं है अमर। आप लोग तलवारों पर आए और हम आपको महसूस तक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जनरल जो 6ठे स्तर के साधक हैं भी आपको नहीं भांप सके। याओ जाति तो केवल 5वें स्तर की है। इसमें एक संत स्तरीय महान याओ पशु शामिल है, जिसे संक्षेप में समझाना कठिन है। लेकिन अमर, आप कह रहे हैं कि अब सब सुलझ गया है। अगर याओ जाति फिर से आए तो हमारे पास जीवित रहने का कोई अवसर नहीं होगा। और अगर सच में कोई संत स्तरीय महान याओ पशु होता तो वह सीधे शहर की दीवार को पलट देता। उसने जनरल को जीवित रहने का अवसर कैसे दिया? चू निंग ने भौहें सिकोड़ ली और सु वानछिन की आंखें हल्की सी सनकरी हो गईं। वह बोलने वाला साधक तुरंत ठंडे पसीने में नहा गया। यदि आप हम पर प्रश्न उठाते हैं तो स्वयं शहर से बाहर जाकर देख लें। क्या आपको लगता है कि इस आसन और मेरे शिष्य ने ठीक से जांच नहीं की? यह क्या मजाक है? वह स्वयं सबसे ज्यादा चाहती थी कि कोई महान याओ पशु मिले। भले ही कोई संत स्तरीय महान याओ पशु आ जाए, उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वे और अधिक उत्साहित होती, ये परखने के लिए कि उनकी वर्तमान शक्ति से क्या वे एक संत को मार सकती हैं। तियानश्वान दिव्य तलवार, सर्वोच्च स्तरीय तलवार दाओ विधि और 9 स्वर्गीय स्तंभ 9 हेवेंस टावर। उन पर सवाल उठाना। लेकिन सु वानछिंग इन तुच्छ बातों में उलझने वाली नहीं थी। चून की सामने वाला इस दृष्टिकोण से उन पर प्रश्न उठा रहा था, तो वह भी उसी दृष्टिकोण से उत्तर देंगी। एक तृतीय स्तर की चींटी इस आसन के सामने बोलने का साहस कैसे कर सकती है? वह साधक सु वानछिंग की धमकी से तुरंत चुप हो गया, लेकिन फिर भी घबराए हुए भाव से जनरल की ओर देखने लगा। वृद्ध भी स्थिति की गंभीरता समझ गया और तुरंत हाथ जोड़कर बोला, आदरणीय अमरों, ये वृद्ध आपकी शक्ति पर संदेह नहीं कर रहा। लेकिन एक सीमांत जनरल होने के नाते मुझे इस दर्रे के भीतर रहने वाले लाखों लोगों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। वो महान याओ पशु ऐसी चीज है जिसे हम संभाल नहीं सकते। इस पर सु वानछिंग का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। कम से कम कोई तो इंसानों की तरह बात कर रहा था। इनाम की घोषणा वापस ले लें। पूरे क्षेत्र में अनेक तलवार रचनाएं स्थापित कर दी गई हैं और बाद में दाऊजी पैलेस स्वयं यहाँ का कार्यभार संभालेगा। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे कुछ न ढूंढ पाए, इसका अर्थ यह नहीं कि मेन तोंगतियन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुख्य समस्या ये थी कि इस समय एक भी ठोस सुराग नहीं था। ये भी सिरदर्द ही था। वृद्ध कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रहा, फिर तुरंत गंभीर स्वर में हाथ जोड़कर बोला, अमरजनों का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अमर के एक वचन से ही यह वृद्ध निश्चिंत हो गया। पास खड़ा साधक भी तुरंत प्रसन्न होकर बोला, जैसा अपेक्षित था, दाऊजी पैलेस के अमर वास्तव में असाधारण। सु वानछिंग ने उस साधक की ओर देखा तक नहीं, स्पष्ट था कि वह उसे महत्व देने के योग्य नहीं समझती थी। हालांकि जनरल के मन में एक शंका उठी। शुरू में तो केवल 5वें स्तर का याओ पशु था, लेकिन अब ये संत स्तरीय महान याओ पशु तक पहुंच गया है। क्या अमर बता सकते हैं कि इस मामले की जड़ वास्तव में कहाँ है? चू निंग ने सिर हिलाया, हम अभी नहीं जानते। लगता है वे किसी वस्तु की खोज में हैं और संसार को सतर्क नहीं करना चाहते। यदि जनरल ने इनाम की घोषणा जारी न की होती और वो हमें संयोग से न दिखी होती, तो यह मामला शायद बहुत समय तक दाऊजी पैलेस तक पहुंचता ही नहीं। याओ जाति बहुत गहराई से छिपी हुई थी और इसमें शामिल अस्तित्व अत्यंत शक्तिशाली थे। बहुत देर करना केवल मुसीबत को बढ़ाएगा। अब किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना और अधिक सोचना बेहतर था। भले ही वास्तविकता वैसी न हो जैसी वे सोच रहे थे, कम से कम वे उस समय सिर कटे मुर्गे की तरह नहीं भागेंगे। वृद्ध ने ये समझा और फिर से हाथ जोड़ दिए। यदि कोई भी सहायता हो तो अमर कृपया बताइए। ये स्थान मुझे सबसे अधिक ज्ञात है।
भविष्य में यदि दाऊजी पैलेस के अमर यहाँ का कार्यभार संभालें तो भी मैं सहयोग कर सकता हूँ। अब जब ऐसा ही है तो यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह बाहर निकलकर रोमांच करना और कालकोटरी डंजन को साफ करने से पहले ही उसका भाग जाना निस्संदेह थोड़ा निराशाजनक था, है ना? सु वानछिन केवल आह ही भर सकती थीं। अब चाहे वह कहीं भी जाएं, उन्हें अपने युवाकाल जैसी अनुभूति नहीं होती थी। वास्तव में एक बार दाऊ पैलेस में प्रवेश कर लेने के बाद वह गहरे समुद्र जैसा हो जाता है। अब वह उतना मुक्त और निरंकुश नहीं रहता। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही फिर से सोचा। उन्हें लगा कि वे ये सब केवल इसलिए कर रही थीं क्योंकि उनके पास और कुछ बेहतर करने को नहीं था। यादृच्छिक रूप से सोचने से बेहतर था कि वे साधना पर विचार करें। फिर भी एक बार अनुभव कर लेने के बाद उनका मन काफी अच्छा था। ठीक है, वे वापस जाकर अपने शिष्य के साथ साधना करेगी। यदि ऐसा ही है जनरल, तो हम विदा लेते हैं। बाद में दाऊजी पैलेस लोग भेजेगा। वृद्ध ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन इसी क्षण उसके चेहरे पर एक अनिवार्य असहजता झलक आई। वह जानता था कि चूनिंग और सु वानछिन का स्वयं आना, वह भी लुवानतियन क्षेत्र से सैकड़ों संतों को लेकर एक महान सम्मान था। ऊपर से वे इनाम के लिए नहीं, केवल अनुभव के लिए आए थे और संसाधन भी नहीं लेना चाहते थे। इतनी बड़ी कृपा का प्रतिदान करना ही कठिन था और अब उसे फिर से सहायता मांगनी थी। उसे सचमुच कोई चेहरा नहीं बचा था। सु वानछिन ने जैसे इसे भांप लिया और चूनिंग ने भी देखा कि वृद्ध का भाव कुछ अजीब है और अनायास ही उलझन हुई। क्या अभी भी कुछ है? वृद्ध ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद एक संग्रह थैली स्टोरेज पाउच निकाली। चूनिंग ने सिर हिलाया। आपकी इस थैली में जो संसाधन है वे मेरे एक दिन की साधना के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। रहने दीजिए, इन्हें अपनी साधना के लिए रखिए। चियू जुन मुस्कुराए और हाथ हिलाया। इन थोड़े से संसाधनों से उसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। वह उन लाखों आत्मा पत्थरों की परवाह नहीं करता। यदि आपके मन में यही विचार है तो इन्हें अपने विकास के लिए रखिए। लेकिन वृद्ध की शर्मिंदगी और गहरी हो गई। वह जानता था कि यह बात कहना वास्तव में शर्मनाक है, लेकिन उसे कहना ही था। वे समझ रहे थे कि ये संसाधन इनाम के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये केवल उस उपचार औषधि को खरीदने के लिए थे। फिर भी उसे कहना पड़ा। वृद्ध ने तुरंत दोनों हाथों से संग्रह थैली थामी और गहराई से झुक गया। महानुभावों, यह उस विषय के बारे में नहीं है। यह एक और बात है। यह उस औषधि से संबंधित है जो अमर ने इस वृद्ध को पहले दी थी। ये वृद्ध एक और औषधि खरीदना चाहता है, निस्संदेह अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और के उपचार के लिए। चियू जुन की मुस्कान तुरंत जम गई। वृद्ध के प्रति उनकी सारी अच्छी छवि पल भर में समाप्त हो गई। सु वानछिन और चूनिंग दोनों के भाव बदल गए। ये व्यक्ति छठे स्तर की साधना के साथ शहर की रक्षा के लिए प्राणपण से लड़ा। ये चियू जुन का अनुमान था। यहाँ पहुँचने पर और जनरल को वास्तव में ऐसा ही पाकर चूनिंग उसे जनरल कहने को तैयार हुआ और यहाँ तक कि उसकी दाव चोट ठीक करने के लिए एक दीर्घायु औषधि लॉन्जेविटी पिल भी देने को तैयार हुआ। उसकी अपर्याप्त साधना के कारण वह समस्या को ठीक से हल नहीं कर सका, लेकिन उसका हृदय सही था। पूरे जियायोंग दर्रे में केवल यही वृद्ध थोड़ा सा स्वीकार्य था। और अब इसका क्या अर्थ है? उन्होंने संसाधन इसलिए नहीं लिए क्योंकि वे उन्हें महत्व नहीं देते थे, और इसलिए भी क्योंकि वे केवल अनुभव के लिए आए थे। और वह एक और मांग रहा है, सिर्फ इन आत्मा पत्थरों के बदले। सु वानछिन की आंखों में असंतोष झलक उठा और उनकी आवाज ठंडी हो गई। क्या आप कुछ अधिक ही लालची नहीं हो रहे? क्या आपको सच में लगता है कि यह औषधि कोई साधारण वस्तु है जिसे कोई भी लेने के योग्य हो? शराबखाने के मालिक ने बिना कोई बहाना बनाए अपने पूरे शराब भंडार को खाली कर चूनिंग की शराब कलश भर दी थी। भले ही उसे बहुत कष्ट हुआ हो, फिर भी उसने अपना वचन निभाया। वे सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक दीर्घायु औषधि दी ताकि उसका जीवन बढ़े और शायद भविष्य में वे फिर मिल सकें। ये जनरल अपने कर्मों से अपने पीछे खड़े सामान्य लोगों की रक्षा करता हुआ लगभग मर ही गया था
उसकी मेरिडियनें टूट चुकी थीं और वह मुश्किल से जीवित था। चियू जुन ने कहा था कि इस व्यक्ति ने साधकों को बुलाने के लिए अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचकर इनाम घोषित किया। तभी चूनिंग उसे औषधि देने को तैयार हुआ और अब वह लालच कर रहा है। आपके लिए ये केवल एक उपचार औषधि है। क्या आपको पता है कि बाहर इसकी कीमत कितनी है? वातावरण तुरंत लगभग जानलेवा हो गया। ऐसा नहीं था कि सु वानछिंग कंजूस थी या देना नहीं चाहती थी, उन्हें बस लगा कि यह वृद्ध सच में हद से आगे बढ़ रहा है। एक ही भेड़ को बार बार दोहना। मुद्दा यह नहीं था कि उनका शिष्य इसे बना नहीं सकता। मुद्दा यह था कि यह व्यक्ति किस अधिकार से एक और मांग करने का चेहरा रखता है और खरीदने जैसे शब्द का प्रयोग कर इस औषधि का अपमान कर रहा है। जाकर पूछिए, ऐसी दीर्घायु औषधि को खरीदने के लिए कितने आत्मा पत्थर चाहिए। उनका शिष्य कुछ कहने वाला नहीं था, इसलिए वे स्वयं बोलेंगी। दुनिया की हर गलती कमजोरों की नहीं होती। वृद्ध का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उस तीव्र हत्या भाव को महसूस करते हुए भी वह फिर भी अड़ा रहा। सफल हो या न हो, मुझे प्रयास करना ही होगा। भले ही मुझे पता हो कि अमर मुझे नापसंद करेंगे, फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। अन्यथा मुझे डर है कि मैं यह अवसर खो दूंगा। सु वानछिंग ने अचानक भौं उठाए। उसे पता है कि वे उसे नापसंद करेगी, उसे तुच्छ समझेंगी, फिर भी वह कोशिश करना चाहता है। उसे मालूम था कि सु वानछिंग, चूनिंग और अन्य लोग उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उसकी सराहना करते हैं और यह भविष्य में एक बड़ा उपकार बन सकता था। फिर भी वो स्वयं आगे बढ़कर किसी और के उपचार के लिए बोल रहा है। ये वृद्ध मूर्ख नहीं था, न ही युवा। वह छठे स्तर का साधक था। क्या वह उनके कार्यों को समझ नहीं सकता था? तो फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? निंग, ये दिलचस्प है। चू निंग की आंखें हल्की सी सनकरी हो गईं। अवसर खो देने से आपका क्या मतलब है? आपकी चोटें तो पहले ही ठीक हो चुकी हैं। आपको और किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? वृद्ध ने तुरंत स्वीकार किया, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, न ही मेरे भविष्य के लिए। बात यह है कि पहले, जब यह वृद्ध शहर के बाहर यात्रा कर रहा था, तब मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। वह अत्यंत गंभीर रूप से घायल थी। मैंने हर प्रकार की उपचार औषधियां इस्तेमाल की, लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं हुई। अमर की औषधि दाव चोट तक को ठीक कर सकती है, इसलिए यह वृद्ध सोच रहा था क्या संभव है कि। वृद्ध ने अपनी बात पूरी की, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ लगा। चू निंग ने आगे बढ़कर अचानक वृद्ध की कलाई पकड़ ली। पहले, महिला, गंभीर रूप से घायल। चू निंग की दृष्टि अग्नि की तरह तेज थी और वह वृद्ध को घूरते हुए बोला, आपने सबसे उच्च श्रेणी की कौन सी औषधि इस्तेमाल की थी? अमर, वह छठी श्रेणी की थी। ये वृद्ध नहीं जानता कि उसका कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ। कहना ये कि बिल्कुल असर नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, बल्कि यह ऐसा था जैसे प्यास में बेर देखकर संतोष करना, बहुत ही थोड़ा प्रभाव। वह व्यक्ति कहाँ है? इस वृद्ध के निवास पर। चियू जुन का चेहरा भी बदल गया और उनके पीछे खड़े महान बुजुर्ग झांग ताई के रोंगटे खड़े हो गए। सेक्ट मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि याओ जाति जिस व्यक्ति को ढूंढ रही है? लेकिन सु वानछिंग उलझन में थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि याओ जाति जिस व्यक्ति को खोज रही है वही यह है, तो वे सीधे शहर में क्यों नहीं घुसे? चियू जुन को अचानक कुछ सूझा। मेरी दिव्य चेतना 10,000 ली तक फैली है, फिर भी मुझे याओ जाति की कोई आभा या रक्त ऊर्जा महसूस नहीं हुई। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति भी उतनी ही गहराई से छिपी हुई है। याओ जाति भी यह निश्चित नहीं कर पाई कि वह सच में यहाँ है या नहीं। वह भागती रही बहुत लंबे समय तक और यहाँ आ पहुंची, ठीक उसी समय जब हम आए। सभी लोग एक साथ सतर्क हो गए। वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। याओ जाति यहाँ यूं ही 2 लोगों को चबाने नहीं आई थी, वे इतने निष्क्रिय नहीं थे। क्योंकि जिस व्यक्ति को वे खोज रहे थे, उसे इस वृद्ध ने लुवानतियन क्षेत्र में पहुंचते ही बचा लिया था। वे उसे नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि जिसे वे खोज रहे थे, उसने अपनी आभा को इस हद तक छिपा लिया था कि वुजी शिखर भी उसे नहीं पकड़ सका।
जब सभी ने एक साथ अपनी दिव्य चेतना पूरे सिटी लॉर्ड निवास में फैलाई, उन्हें उस महिला की आभा का कोई चिन्ह नहीं मिला। क्या वह व्यक्ति सच में आपके निवास में है? वृद्ध ने तुरंत पुष्टि की। हालांकि वह कारण नहीं जानता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। ये वृद्ध अभी अभी निवास से लौटा है, वह अब भी अचेत है। सभी तुरंत सतर्क हो गए। वे दिव्य चेतना से जांच नहीं कर पा रहे थे। उसने लगभग अपनी ही अस्तित्व छाप मिटा दी थी, याओ जाति और उनके ठीक सामने रहते हुए भी। हमें वहां ले चलो। अध्याय 225। सस्पेंस में मत रखो, वह व्यक्ति आखिर है कौन? ये खबर मानो बिजली की कड़क की तरह कई लोगों के दिमाग में फट पड़ी। इसने तुरंत ही अभी अभी असमंजस और शंका में डूबे चू निंग को होश में ला दिया। उसे पहले लगा था कि यह बस एक साधारण गंगन है। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर हरे दानव ग्रीन डेमन को ढूंढ लिया जाए तो यह एक सामान्य मिशन ही होता। याओ प्राणी लुवानतियान क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं, बस उन्हें मार डालो। लेकिन यहाँ पहुँचने और कुछ जानकारियाँ मिलने के बाद उसे लगा कि मामला सही नहीं है। जितना अंदर गए उतना ही अजीब लगता गया। ऐसी जगह जहाँ साफ साफ बड़े पैमाने पर याओ प्राणियों की गतिविधि होनी चाहिए थी, वहाँ एक भी याओ प्राणी का नामो निशान नहीं। ये साफ तौर पर गड़बड़ थी। उन्होंने पहले ही कई संदिग्ध बिंदु पकड़ लिए थे और क्यूजुन व अन्य लोग भी इससे सहमत थे कि मामला गंभीर है। वे वापस जाने ही वाले थे और जांच दाओजी पैलेस को सौंपने वाले थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ा जनरल जाने से पहले औषधि की एक गोली मांग लेगा। और जिस औषधि की उसने मांग की थी और जिस व्यक्ति का इलाज करना चाहता था, वह तो उन्हीं की आंखों के नीचे छिपी हुई थी। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है न? लेकिन सवाल यह है कि वह एक इंसान क्यों है, और वह भी एक औरत। एक औरत, ऐसा कौन सा केंद्रीय व्यक्तित्व हो सकता है जिसकी वजह से याओ प्राणी सैकड़ों हजार मील दूर से उसे ढूंढने आए हों और लगातार दाओजी पैलेस पर नजर रखे हुए हों? सभी तुरंत जनरल के साथ उसके आवास की ओर चल पड़े। रास्ते में चूनिंग ने हंसते हुए इस पूरे मामले का कारण पूछा। जियायोंग दर्रे की मौजूदा संसाधन स्थिति में आपने मेरी दीर्घायु औषधि खरीदने के लिए सब कुछ झोंक दिया। आपको डर नहीं है कि बाहर के साधक आपसे विद्रोह कर देंगे? बूढ़े ने सिर हिलाया। मुझे डर नहीं, मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और यहाँ भेज दी है। शुरू में योजना थी कि साधकों को इकट्ठा करूं, संसाधन बांटूं और बड़े याओ प्राणियों के शिकार के लिए इनाम घोषित करूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे अमर स्वयं आकर सब सुलझा देंगे। अभी बस अस्थायी संसाधन कमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चू निंग ने आंखें सिकोड़ लीं। आप किसी अनजान को बचाने के लिए सारे संसाधन लगा रहे हैं। नीचे के लोग बगावत नहीं करेंगे। जियायोंग दर्रे में मेरी कुछ प्रतिष्ठा है। मेरी साख कुछ समय तक काम चला लेगी, जब तक नए संसाधन नहीं आ जाते। चू निंग ने हैरानी से जीभ चटखाए। अगर इनाम के लिए होता तो ठीक था, लेकिन किसी को बचाने के लिए औषधि खरीदना, ये तर्क कुछ कमजोर है। बूढ़ा बेबसा बोला। अच्छे शब्दों में कहूँ तो मैं किसी को मरते नहीं देखना चाहता। बुरे शब्दों में कहूँ तो इसमें मेरा स्वार्थ भी है। जियायोंग दर्रा, याओ जाति का इलाका और लुवानतियान क्षेत्र तीनों सटे हुए हैं। इतनी बुरी तरह घायल एक औरत का यहाँ आना, जिसे 5-6 क्षेत्र की औषधियाँ भी ठीक नहीं कर सकी, अगर वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हुई और बच गई तो। चू निंग ठहाका मारकर हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो सब समझ में आता है। जनरल, आज का आपका निर्णय एक अवसर साबित हुआ है और आपने हमें एक बड़ा रहस्य सुझाने में मदद की है। आगे से इस मामले में दाओजी पैलेस आपसे संपर्क में रहेगा। याओ जाति क्या चाहती है? वे किसी को पकड़ना चाहते हैं। किसे? यह अब जल्द ही पता चल जाएगा। मेरे काम को पूरी तरह नेक नहीं कहा जा सकता, बूढ़ा बोला। नियत नहीं, कर्म देखे जाते हैं। चू निंग समझ गया था, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जनरल को फायदा ही होना था। और अगर परेशानी आती भी तो दाओजी पैलेस यहाँ था। जियायोंग दर्रा सीमा क्षेत्र होते हुए भी काफी जीवंत था।
रास्ते में लोग जनरल को सम्मान से झुककर सलाम करते थे। ये साफ था कि उसकी स्थानीय प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। 5 क्षेत्र के याओ प्राणी से लड़ते हुए लगभग मर जाने तक जाना, यही उसकी सबसे बड़ी चमक थी। जनता का सम्मान, यही उसका असली मूल्य था। वे एक साधारण से लेकिन साफ सुथरे आवास पहुंचे। अंदर एक आंगन में कई महिला साधक खड़ी थीं। एक वैद्य नाड़ी जांच रहा था। अब उसकी जरूरत नहीं थी। चू निंग ने सबको एक एक उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर थमा दिया। धन्यवाद, अब उसे मुझे सौंप दो। सभी स्तब्ध रह गए, फिर आत्मा पत्थर देखते ही तुरंत पीछे हट गए। जनरल का चेहरा पीला पड़ गया। एक उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर इक्वल्स 1 लाख निम्न स्तरीय। उसके पूरे शहर का भंडार भी मुश्किल से 4 लाख था। और ये तो बस यूं ही बांट रहा था। अंदर कमरे में एक साधारण सी दिखने वाली औरत बेहोश पड़ी थी। उसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं हो रही थी। चू निंग ने औषधि दी। जीवन शक्ति फैल गई और उसका रंग धीरे धीरे लौटने लगा। कियू जुन और बाकी लोग सन रह गए। ये छिपाओ मत, चू निंग मुस्कुराया। बताओ, ये कौन है? पृथ्वी रैंक में 7वां स्थान। याओ जाति के 4 संरक्षकों में से चौथा। ब्लैक टोटोइज। चू निंग ने ताली बजाई और बिस्तर की ओर देखा। वर्मिलियन बर्ड, एजो ड्रैगन, ब्लैक टोटोइज, व्हाइट टाइगर, याओ जाति की 4 प्रतीक शक्तियाँ। 10,000 साल पहले दानव पूर्वज की संरक्षक। वूजी पीक का 8 चक्र, शुद्ध याओ शरीर साधक, सर्वोच्च युद्ध शक्ति। और अब उसी याओ जाति द्वारा मौत तक खदेड़ी जा रही है। लगता है याओ जाति इतनी ईमानदार नहीं है। मिंग टोंगतियान को फिर से टहलने भेजना पड़ेगा। अध्याय 226। क्या तुमने श्वेनवू को पकड़ लिया है? जनरल की हवेली के भीतर और बाहर स्थित छोटे आंगन के कमरे में केवल स्तब्धता और भ्रम छाया हुआ था। शुरुआत में जनरल यही सोच रहा था कि वह व्यक्ति आखिर कौन है, और उसने लुवानशेन हॉल के सभी संतों को एक झटके में कैसे बेहोश कर दिया। कमबख्त। याओ जाति में तीसरी सबसे शक्तिशाली, वर्मिलियन बर्ड और एजो ड्रैगन से नीचे और व्हाइट टाइगर से ऊपर, उसे उसने अपने पूरे जीवन में केवल तियानतियान बैंक पर ही देखा था। याओ जाति की महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज श्वेनवू। असीम शिखर 8 परिवर्तन, लिमिटलेस पीक 8 टर्न की महाविशेषज्ञ। वह तो बस यही समझ रहा था कि इस स्त्री की पहचान असाधारण है, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं बताया कि यह इतनी असाधारण है। असीम शिखर 8 परिवर्तन का स्तर क्या होता है? उसकी एक छींक ही उसे 10,000 बार मारने के लिए काफी थी। वह एक शिखर महान याओ थी। यदि उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता तो वह आकाश को ढांक देने वाली याओ देवता बन जाती। इन बातों को स्वीकार करने की जनरल की क्षमता स्पष्ट रूप से चू निंग और सू वानछिंग जैसी नहीं थी, जिनका स्तर उससे कम था। सिर्फ महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज। थोड़ा शांत हो जाओ। ये जिंगशुआन और डेमन अनलिमिटेड दोनों ने व्यक्तिगत रूप से सिर दबा रखे थे, है न? वह था वूजी शिखर 9 परिवर्तन। ताइशुआन संप्रदाय छोड़ने के बाद से संत क्षेत्र से नीचे किसी भी खतरे को न देखने वाले ये दोनों असाधारण रूप से शांत दिखे, पीछे खड़े कियूजुन और अन्य लोगों से भी अधिक। जहां तक कियूजुन और बाकी लोगों के चकित होने की बात थी, वह इसलिए कि उन्होंने एक साथ बहुत सी बातें सोच लीं। याओ जाति आखिर महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज का शिकार क्यों कर रही थी? याओ जाति में उनका स्थान एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बल का था। जब तक याओ जाति पागल न हो गई हो, ऐसा क्यों करेगी? वे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज को इस हद तक क्यों खदेड़ा गया। और अब तो ऐसा लग रहा था कि उनकी दैवी आत्मा डिवाइन सोल टूट चुकी है और उनके शारीरिक घाव लगभग असाध्य हैं। हालांकि दीर्घायु औषधि लॉन्जेविटी पिल मौजूद है, लेकिन दैवी आत्मा, पहले उनकी दैवी आत्मा को स्थिर करो और उन्हें सीधे दाऊजी महल वापस ले चलो। मुझे संदेह है कि महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज के पास कोई छिपा हुआ रहस्य है, इसलिए उनका इस तरह पीछा किया गया। हालांकि यह पीछा बहुत व्यापक नहीं था। यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा कि वर्मिलियन बर्ड स्वयं लुवानतियान क्षेत्र में उन्हें मारने आए, क्योंकि वे समझते थे कि उनका अब कोई मूल्य नहीं है और वह कुछ भी नहीं बताएंगी, है न?
कई असीम संत तुरंत आगे बढ़े, लेकिन इस समय वे भी काफी दबाव में थे। घाव कोई समस्या नहीं है। उनके शरीर की नाड़ियां लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। चू निंग आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये कहने की जरूरत भी है? मैं दैवी आत्मा की बात कर रहा हूँ। असंभव है। उनकी दैवी आत्मा कागज के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो चुकी है। वो लगभग एक मृत व्यक्ति जैसी हैं। मिंग तोंगतियान और बाकी लोग भी उनकी दैवी आत्मा को बहाल नहीं कर सकते। चू निंग की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं, तो इसी वजह से वे उन्हें छोड़ने का साहस कर पाए। मतलब दैवी आत्मा टूटने के बाद वो सिर्फ एक पड़ा हुआ शरीर है, हिल भी नहीं सकती। तो फिर मुझे उन्हें रखकर क्या करना है? कमबख्त, चू निंग ने बेबस होकर अपना माथा मल लिया। ये सच में झंझट था। सु वानछिंग ने भी पुष्टि के बाद सिर हिलाया। उनके शारीरिक घाव ठीक हो चुके हैं, लेकिन दैवी आत्मा की क्षति बहुत गंभीर है। वरिष्ठ क्यू और अन्य लोग केवल अस्थायी रूप से इसे स्थिर रख सकते हैं, ताकि उनकी 3 आत्माएं और 7 प्राण पूरी तरह बिखर न जाएं। यदि कोई उन्हें जीवित न रखे तो उनकी मृत्यु लगभग तय है। लेकिन फिर भी महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज इतनी अच्छी तरह छिपी कैसे थीं? उनकी आभा पूरी तरह ढकी हुई थी। अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था उन्हें जगाना। इस स्थिति में महान स्मृति पुनर्स्थापन तकनीक भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें दाऊजी महल वापस ले चलो। मेरे गुरु और मैं बाद में स्वयं इस मामले को संभालेंगे। यदि तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो तब चर्चा करेंगे। सभी ने तुरंत मुट्ठियां जोड़कर प्रणाम किया, फिर अपने अपने उपायों से महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज को उठाया। इसके बाद उन्होंने जनरल की ओर देखा। हम पहले महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज को ले जा रहे हैं। दाऊजी महल बाद में जांच जारी रखने के लिए लोगों को भेजेगा। जहां तक जनरल से किए गए वादे का प्रश्न है, दाऊजी महल के लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक अफसर, बूढ़ा व्यक्ति आखिरकार होश में आया। उसने उस स्त्री की ओर देखा और अंततः राहत की सांस ली। हे भगवान, ये तो याओ जाति के सिंहासन स्तर के महान याओ से भी ऊपर की संरक्षक महान याओ थीं। 10,000 साल पहले वह दानव पूर्वज की संरक्षिका थीं। सौभाग्य से दाऊजी महल के लोग आ गए, वरना यदि उस पर किसी विदेशी जाति की मृत्यु का आरोप लग जाता तो वह 8 जन्मों तक निशाना बनता रहता। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन चू निंग ने उसे रोक लिया। जनरल, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी कार्रवाई के बिना शायद मेरी शंकाओं का समाधान करना कठिन होता। ये कहते हुए उसने सहज ही उसे दीर्घायु औषधि की एक बोतल दे दी। मुझे खरीद रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे 2 आत्मा पत्थरों की कमी है? मुझसे विनती, तो पहले मुझे देने की इच्छा तो होनी चाहिए। मेरी औषधि मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम जूडांग रूप से मांग नहीं सकते। आखिरकार हर कोई सु वानछिंग नहीं है, जो चाहती है उसे सीधे मांग सके। खैर, वह भी सीधे नहीं मांगती। वो बस शराब उड़ेलती है, खांसती है। लेकिन यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे बाहर न फैलाया जाए। हालांकि लीक हो भी जाए तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। याओ जाति मेरे दाऊजी महल के सामने उछल कूद करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर भी आपकी सुरक्षा के लिए यह न कहना ही बेहतर है कि आप इस मामले के बारे में जानते हैं। ये कहकर सभी मुड़े और चले गए। कियू जुन स्वयं महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज को उठाए हुए थे। सभी ने सीधे शून्य क्षेत्र खोला, तलवारों पर सवार होकर शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया। आना जाना सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ और जनरल वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। काफी देर बाद ही वह संभल पाया। इस समय वह क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक व्यक्ति को उठाया। सोचा वह साधारण नहीं होगी, शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। फिर उसका उपचार किया और अप्रत्याशित रूप से वह याओ जाति की महामहिम ब्लैक टॉर्टोइज निकली। फिर दाऊजी महल के लोग आए, उसे ले गए और मुझे एक अवसर छोड़ गए, है न? ये तो काफी अच्छा है। लेकिन मनुष्य कर्म देखता है,
न कि नियत। जियायोंग दर्रे के साधारण साधक वास्तव में उस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन पाते हैं, और उन्हें समझना भी उतना ही कठिन होता है। महत्वपूर्ण लोग इन बातों की ज्यादा परवाह करते हैं, क्या वे उनके प्रिय हैं या नहीं। खासकर लुवानतियान क्षेत्र में ये बहुत हद तक स्वभाव और चरित्र पर निर्भर करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य साधकों को दाऊजी महल के लोग नहीं पहचानते। कम से कम जो वे प्रदर्शित करते हैं वह वास्तव में दाऊजी महल के लोगों से काफी अलग है। लेकिन फिर सोचें तो, क्या अब मुझे अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं रही। संपत्ति बेचने का उद्देश्य याओ पशुओं की समस्या हल करना था, और वह समस्या तो हल हो चुकी है न। पत्र भेजो, जल्दी से पत्र भेजो, मत खरीदो। पारिवारिक संपत्ति अभी भी रखी जा सकती है। लुवानतियान क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। दाऊजी महल। ब्लड डेमन घटना के बाद दाऊजी महल ने बाहरी दुनिया के लिए विशाल संसाधन खोल दिए। न केवल दाऊजी महल के साधकों को संसाधन कई गुना मिलने लगे, बल्कि अनेक प्रतिभाशाली साधक भी दाऊजी महल की ओर उमड़ पड़े। लगातार तूपों करने पर संसाधन मिलते, यहाँ तक कि दाऊजी महल में साधना की अनुमति भी। बस शर्त इतनी थी, यदि तुम लुवानतियान क्षेत्र से हो और आने का साहस रखते हो, तो वे देने का साहस रखते हैं। और कई बुजुर्गों, संतों आदि में से लगभग 90% लोग एकांत साधना में चले गए थे। उन्हें साधना करनी ही थी। जो बुजुर्ग सक्रिय थे, उनके पास ऐसा कोई दाव अवसर या तुपो अवसर नहीं था जिसके लिए एकांत साधना आवश्यक हो। इसलिए वे संप्रदाय के कार्यों को संभालने के लिए रुक गए। होंग चिंग, लू गुवान और अन्य लोग पहले ही गायब हो चुके थे, सीधे साधना करने चले गए। दाऊजी महल के सभी मामलों के प्रभारी वेन युआन के पास स्पष्ट रूप से साधना का अवसर नहीं था। उनका स्तर भी ऐसा नहीं था जिसे साधना की आवश्यकता हो। उन्हें बस दाऊजी महल को अच्छी तरह संभालना था। कई शिष्य जैसे सोंगझे और लिंगजिन, जिन्होंने उस दिन छिपे हुए ड्रैगन प्रतियोगिता में भाग लिया था, भी पूरी ताकत से तूपो कर रहे थे और एकांत में जा रहे थे। हालांकि संप्रदाय के भीतर एक नई विधि की चर्चा फैल रही थी। कुछ अफवाहें थीं कि कैस हेवन दाओइस्ट ब्लड डेमन द्वारा हस्तक्षेप के कारण अव्यवस्थित स्वर्गीय दाओ की फुसफुसाहटें सुन बैठे। अपनी इच्छाशक्ति के बल पर उन्होंने वास्तव में कैस हेवन कला को तुपोकर लुवान दाओ तकनीक तक पहुंचा दिया। लुवान दाओ तकनीक कम से कम 30% तक युद्ध शक्ति बढ़ाती है, और शिखर साधकों के लिए ये 40% शेजी 50% तक भी बढ़ा सकती है। जब क्यू जुन और अन्य लोग यहाँ पहुँचे तो वे सब अवाक रह गए। ये लुवान दाओ तकनीक क्या है? क्या हमारे लुवान शेन हॉल में कोई लुवान शेन दाओ तलवार तकनीक वगैरह भी है क्या? युद्ध शक्ति में 50% की वृद्धि। क्या हम तलवार साधक का अभ्यास छोड़कर अब लुवान दाओ तकनीक साध सकते हैं? वैसे तुम्हारे पास क्या स्काई तलवार भी है? क्या उसे भी उन्नत किया जा सकता है? नहीं। आखिर दाऊजी महल में हुआ क्या है? हम यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, और बदलाव इतने बड़े। जब क्यू जुन और अन्य लोग संप्रदाय के मुख्य हाल में पहुँचे तो उनकी मुलाकात वेन युआन से हुई। ओह, मैं ही तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम सबका दीर्घायु औषधि में हिस्सा है। मैं मूल रूप से लुवान शेन हॉल में किसी को भेजने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग खुद आ गए। हाँ, ये औषधि पुनर्प्राप्ति के लिए। रुको, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? लुवान शेन हॉल, तुम एक स्त्री को क्यों ले आए? अगर दूसरों ने देख लिया तो वे समझेंगे कि मेरा दाऊजी महल। रुको, ये स्त्री कौन है? महामहिम ब्लैक टॉर्टोइस। तुमने महामहिम ब्लैक टॉर्टोइस को पकड़ लिया। वेन युआन शू जियान स्तब्ध रह गया, पूरी तरह सुन्न। क्या याओ जाति ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया था? क्या उसे कैस हेवन दाओइस्ट ने दबा नहीं दिया था? फिर ये लोग महामहिम ब्लैक टॉर्टोइस को कैसे पकड़ लाए? क्या इससे वर्मिलियन बर्ड क्रोधित नहीं होगी? हालांकि वो शायद क्रोधित भी न हो सके। उसने पहले ही स्वर्गीय दाओ की शपथ ले ली है। लेकिन हमें महामहिम ब्लैक टॉर्टोइस की जरूरत ही क्या है? दाऊजी महल की रक्षा के लिए हमें उसकी जरूरत भी नहीं है।
इस समय वेन युआन ने उस बेहोश स्त्री की ओर देखा जो हवा में तैर रही थी, और उसके साथ खड़े असंख्य तलवार साधकों की ओर। उसका चेहरा पूरी तरह उलझन से भरा था, वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अंत में उसने सु वानछिंग और चू निंग की ओर देखा। आखिर यह सब हुआ क्या है? अध्याय 227 श्वानवुक जुआवुक किसका प्रतीक है? ये साफ था कि चू निंग इतने कम समय में अपने सभी अनुमान और निष्कर्ष समझा नहीं पाएगा। मुख्य बात ये थी कि जब कैस हेवन दाओइस्ट मिलेंगे तो क्या उसे सब कुछ फिर से नहीं समझाना पड़ेगा। पहले सीनियर मेंग से मिलने चलते हैं और सब कुछ एक साथ समझाते हैं। लेकिन क्या दाओजी पैलेस में ऐसी औषधियां हैं जो दिव्य आत्मा डिवाइन सोल को स्थिर कर सकें? हाँ, हैं। क्या वे तुम्हारे लिए हैं, छोटे चू? श्वानवु के लिए। वेन युआन फिर से चौंक गया। हुआ, श्वानवु यहाँ कैसे आ गई? तुमने श्वानवु को पकड़ लिया और अब उसकी दिव्य आत्मा को स्थिर करने के लिए औषधियां दे रहे हो। क्या इससे अच्छा नहीं होता कि सीधे श्वानवु को परिष्कृत कर दिया जाता, उसे की और रक्त में बदलकर तुम्हारी शारीरिक साधना के लिए उपयोग कर लिया जाता? हालांकि वेन युआन के मन में कई शंकाएं थीं, फिर भी उसने तुरंत किसी को औषधियां लाने भेज दिया। औषधियां खिलाने के बाद वेन युआन ने अंततः कुछ अजीब बात नोटिस की। उसकी दिव्य आत्मा टूटी हुई है और उसके शारीरिक घाव अभी अभी लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट से भरे गए हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे पकड़ लिया गया हो। अगर वह इतनी गंभीर रूप से घायल होती तो लुवानतियन क्षेत्र में कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती। कम से कम दाओजी पैलेस के गुप्तचरों से तो कोई सूचना आनी चाहिए थी। क्या इसके पीछे कोई और कारण था? चलो पहले इस मास्टर से मिलते हैं। चूंकि क्यूजुन और बाकी लोगों ने कार्य सौंप दिया था, वे सीधे निकल गए। जाने से पहले भी वे सोच रहे थे कि वे कब दाओजी पैलेस में शामिल होंगे। क्या पहले छोटे चू को रास्ता साफ करने दिया जाए? बाद में बात करेंगे, बाकी सब छोड़ो। इस बार उन्होंने एक महान श्वानवु को पकड़ लिया था। एक और बड़ी उपलब्धि, हे। दाओजी पैलेस, नवम स्तरीय भूमि कैसहेवन दाओइस्ट की अमर गुफा। जब झाओ झाओ और एल्डर दिक्यू ने सुबह की साधना के बाद सु वानछिंग को देखा तो उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। आखिर उन्होंने उसे सुबह ही तो देखा था, अभी तो बस दोपहर हुई थी। लेकिन जब उन्होंने एक और स्त्री को देखा तो वे ठिठक गए। सीनियर सिस्टर, वह कौन है? मुझे नहीं पता। क्या वह कोई स्त्री है जिसे उन्होंने पकड़ लिया? सीनियर सिस्टर, लोगों को ऐसे पकड़ा नहीं जाता, और वह स्त्री तो साधारण सी दिखती है। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सीनियर मेंग आ गए हैं। चलो कहीं और साधना करते हैं। लेकिन बात यह है कि चू निंग की कमर पर जो तलवार है। झाओ झाओ अचानक रुक गई। उसकी आंखों में गंभीर भाव थे। वो उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। झेंजियान टॉवर वाली। हालांकि उसने पहले ही बदलाव महसूस कर लिया था, लेकिन अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास करना कठिन था। लुवान शेन हॉल के तलवार साधकों का लक्ष्य यही था कि झेंजियान टॉवर की दिव्य तलवार की मान्यता प्राप्त करें और एक ही छलांग में आकाश छू लें। अपनी पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा होने के बावजूद झाओ झाओ के मन में उस तलवार की मूठ देखकर मिश्रित भाव उठे। ईर्ष्या, जलन, या ये भावना कि वह तलवार उसकी होनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने सोचा कि वह तलवार चू निंग को मिली है तो ठीक है, वही उसका अधिकारी है। कुछ बातें थीं जिन्हें सुनने का वे अधिकार नहीं रखते थे। पवेलियन के बाहर मेंग तोंगतियन की आभा लगभग 30% बढ़ चुकी थी, और ये तब था जब उसने अभी पूरी तरह से लुवान दाव तकनीक को साधा भी नहीं था। जिस साधना विधि को उसने स्वयं विकसित किया था वह उसके दाव के सबसे अनुकूल थी, इसलिए उसकी प्रगति अत्यंत तेज थी। उसके पद, पहचान और साधना के कारण साधारण लोग उससे तुलना नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें उत्साहित होने की कोई बात नहीं थी। आखिर ये तो सिर्फ साधना में वृद्धि थी। किसी और ने उसे साधना विधि दी थी। अगर वह फिर भी आगे न बढ़ पाता तो उसका जीवन व्यर्थ होता। उसने यह विधि पिछली रात प्राप्त की थी और तभी से साधना कर रहा था। प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक थी।
लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो चूनिंग, जो बस आज सुबह ही लुवानशेन हॉल गया था, और भी अधिक बदल गया था। क्या उसकी ड्रैगन की और भी अधिक उग्र हो गई थी? क्यों? क्या उस वजह से वह काली ड्रैगन नक्काशी वाली लंबी तलवार वह चूनिंग की कमर पर थी? जैसा कि उसने सोचा था, वह झेंजियान टॉवर की दिव्य तलवार तियानशु थी। मींग तोंगतियन ने सांस खींच ली। दिव्य तलवार तियानशवान, दिव्य तलवार तियानशु, गुरु और शिष्य दोनों के पास एक। ये दोनों ये तो दाऊजी पैलेस के हैं। लेकिन जरा ठहरो, मींग तोंगतियन का भाव अचानक बदल गया। श्वानवु, तुमने श्वानवु को पकड़ लिया। ये कैसे किया? और उसकी दिव्य आत्मा तक तोड़ दी। सु वानछिंग स्तब्ध रह गई, फिर बेबसी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। भला हम श्वानवु को खुद कैसे हरा सकते थे? क्या ये लुवानशेन हॉल के तलवार साधकों ने किया? लेकिन वर्मिलियन बर्ड ऐसा कैसे होने देती? मींग तोंगतियन को सिरदर्द होने लगा। अरे, अभी अभी याओ जाति का मामला सुलझा था, और अब फिर मुसीबत। हालांकि स्वर्गीय दाओ की शपथ के भरोसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी याओ जाति के मन में रोष तो रहेगा ही। लेकिन बात फिर भी समझ नहीं आ रही थी। वे डेमन कोर्ट नहीं जा सकते थे, नहीं जाते। लुवानशेन हॉल भी शायद उन्हें जाने न देता। तो क्या श्वानवु खुद लुवानतियन क्षेत्र में आई थी? और अगर आई भी, तो वह सीधे रिपोर्ट कर सकती थी और दाऊजी पैलेस के संतों की निगरानी में प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि वे सहयोगी माने जाते हैं। वो इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं होनी चाहिए थी। उसकी चोटें लुवानशेन हॉल के कारण नहीं हो सकती, और कोई हलचल भी नहीं हुई। मींग तोंगतियन को अचानक कुछ सूझा। क्या श्वानवु याओ जाति के क्षेत्र में मुसीबत में पड़ गई और भागकर लुवानतियन क्षेत्र में आई? सु वानछिंग हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाया। बिल्कुल। चूनिंग भी हंसा। सीनियर मींग की तर्कशक्ति सचमुच अद्भुत है, लेकिन पहले मैं आज की घटनाएं समझा दूं। फिर चूनिंग ने पूरी कहानी बताई। सब सुनने के बाद मींग तोंगतियन और वेन युआन ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ अजीब है। तुम दोनों लुवानशेन हॉल गए और तियानशु ले आए, ये रिपोर्ट के दायरे में था। फिर विंटर स्नो टॉवर गए, जिसकी सूचना वेन युआन को भी मिली। फिर तियानजियाओ सिटी गए, जीवन का अनुभव लेने। मींग तोंगतियन को ये जाना पहचाना लगा। दशकों पहले, जब सु वानछिंग प्रशिक्षण के लिए आई थी, तब भी वह तियानजियाओ सिटी में थी। शिष्य को पुरानी जगह दिखाना, इसमें क्या बुरा है? फिर तुमने एक इनाम वाला मिशन लिया। इनाम? क्या हमारे दाऊजी पैलेस के लोग इतने गरीब हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मींग तोंगतियन की नज़र अजीब हो गई। क्या संसाधन कम पड़ गए हैं, जो ढीले साधकों के क्षेत्र में जाकर इनाम ले रहे हैं? ओह, जीवन का अनुभव ठीक है। बस साधना में बाधा न पड़े। कभी कभी बाहर जाकर आराम करना भी अच्छा है। तो 2 शीर्ष प्रतिभाएं 100 से अधिक संतों के साथ एक इनाम पूरा करने गईं और जियायोंग दर्रे पहुंची। हालांकि वह शिकायत करना चाहता था, फिर भी वेन युआन ने बातों के बीच कुछ अहम संकेत पकड़ लिए। मींग तोंगतियन का चेहरा भी गंभीर हो गया। तुम दोनों का मतलब है कि याओ जाति में कुछ गड़बड़ हुई है, और श्वानवु भागकर लुवानतियन क्षेत्र में आई। जियायोंग दर्रे के आसपास याओ जाति मौजूद है, और संभव है कि संत स्तरीय याओ बीस्ट वहां श्वानवु का पीछा कर रहे हों या उसे वापस ले जाने आए हों। दोनों ने सिर हिलाया। होशियार लोगों को समझाना वाकई आसान होता है। कारण और खोज बता दो, बाकी वो खुद समझ लेता है। बूढ़े की आंखों में संदेह था। तर्क से यह नहीं बैठता। श्वानवु ही है, कोई और उसका भेष नहीं। उसकी साधना और आभा सही है, और वे हाल ही में मिले भी थे। डेमन कोर्ट छोड़ने के कुछ ही दिनों में उस पर इतना बड़ा हमला। श्वानवु को निशाना क्यों बनाया जाए? वह तो डेमन कोर्ट के प्रति बेहद वफादार मानी जाती है। याओ जाति की गतिविधियां असामान्य हैं। संयोग से हमने श्वानवु की जांच की। उसकी छिपने की तकनीक इतनी उत्कृष्ट है कि वो हमारे सामने होते हुए भी पता नहीं चली। मींग तोंगतियन ने भी गहरी सांस ली। तुम ही नहीं, मैं भी उसकी छिपी आभा को पहचान नहीं पाता। ये वाकई भयावह है। दोनों चकित रह गए।
यहाँ तक कि कैस हेवन दाओइस्ट भी नहीं। इतना अजीब? चू निंग ने उलझन में पूछा। याओ जाति की 4 संरक्षकों में से एक होने के नाते श्वानवू का दर्जा ऊंचा है, शक्ति प्रबल है और वह वर्मिलियन बर्ड के समकक्ष महान दानव है। उसे इतनी चोट पहुंचाने के लिए क्या वर्मिलियन बर्ड, एज़्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर को खुद हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता? मिंग तोंगतियन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी निगाह श्वानवू की टूटी दिव्य आत्मा पर टिकी थी। कम से कम उसे याओ जाति के भीतर से जो सूचनाएं मिली थीं, उनमें ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं था। उसके वहां मुखबिर थे। क्या वे कुछ गुप्त रूप से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डेमन पूर्वज की कब्र तो लगभग उलट पुलट हो चुकी है। अब और क्या चालें हैं? या ये सिर्फ आंतरिक सत्ता संघर्ष है? मैं लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। आज के बाद मैं खुद याओ जाति के क्षेत्र में जाऊंगा, ये देखने के लिए कि और क्या बदलाव हैं। याओ जाति ईमानदार नहीं है। कम से कम मेंग तोंगतियन को नहीं लगता था कि डेमन पूर्वज सभी जातियों की रक्षा करने वाला कोई पवित्र अस्तित्व था। याओ जाति के भीतर छोटे छोटे संसार थे, जहां मानव जाति के मांस और रक्त की खेती की जाती थी और आरोहित लोग महान दानवों के लिए रक्त आहार बनते थे। मेंग तोंगतियन ने स्वयं उन्हें खोजने की कोशिश की थी, जमीन के 3 फुट नीचे तक खोद डाला, फिर भी नहीं मिले। ऐसी जाति में क्या सद्गुण हो सकते हैं? जानवर आखिर जानवर ही होते हैं, वे शक्ति से डरते हैं, नैतिकता से नहीं। तो यह मामला सीनियर मेंग पर छोड़ते हैं। बस इतना लगता है कि अगर श्वानवू की दिव्य आत्मा पूर्ण होती तो वह बहुत कुछ जानती। क्या कोई उपाय है? मेंग तोंगतियन ने सिर हिला दिया। नहीं हो सकता। उसकी दिव्य आत्मा इस हद तक टूटी है कि अगर उसकी साधना उसे संभाले न रखती तो वह कब की मर चुकी होती। दीर्घायु औषधि दिव्य आत्मा के घाव नहीं भरती, और तुमने भी इसका उपयोग किया है, छोटे चू। ये बिल्कुल अलग स्तर की चीज है। दिव्य आत्मा मानव शरीर का मूल सार भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग अवधारणा है। अगर वह टूट जाए तो व्यक्ति का सार बिखर जाता है। शरीर कितना भी शक्तिशाली हो, वह सिर्फ एक खाली खोल रह जाता है। सामान्यतः महान साधकों की दिव्य आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से निशाना न बनाया जाए। इसलिए बहुत संभव है कि याओ जाति के भीतर ही 4 संरक्षकों में से बाकी 3 ने श्वानवू को निशाना बनाया हो। किस कारण से? यह मामला मुझ पर छोड़ दो, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि श्वानवू ठीक हो जाए। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा इतनी अराजक है कि मुझे डर है। मेंग तोंगतियन का नाम भले ही स्वर्ग तक पहुंचने वाला हो, लेकिन वह सचमुच स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता था। इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति था जो वास्तव में स्वर्ग तक पहुंच सकता था। तियानश्वान संप्रदाय का तियानश्वानजी दिव्य दृश्य स्तर पर। लेकिन तियानश्वानजी उसने कई उपाय आजमाए थे, यहाँ तक कि लुवान दाओ तकनीक से उसका ध्यान खींचने की योजना भी बनाई थी। अगर तियानश्वानजी हस्तक्षेप कर सके तो परिणाम सर्वोत्तम होगा। लेकिन अगर आज ही तियानश्वान संप्रदाय के लोग आ गए, तुम दोनों। मेंग तोंगतियन ने श्वानवू को उठाकर सीधे पवेलियन में रखा और कुशलता से उसकी दिव्य आत्मा को स्थिर करने लगा। हालांकि यह सिर्फ स्थिरीकरण था, पुनः स्थापन बेहद कठिन था। आज शाम तियानश्वान संप्रदाय के लोग आएंगे, तैयार रहना। श्वानवू जिस मामले में उलझी है वह बहुत बड़ा है, लेकिन आज शाम जो होगा वह और भी बड़ा होगा। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो श्वानवू को सीनियर मेंग के हवाले करते हैं। निश्चिंत रहो। दूसरी बात, इस शिष्य ने याओ जाति के क्षेत्र में ड्रैगन की एक झलक महसूस की, जो तियानशू तलवार के माध्यम से आई। क्या याओ जाति में और परिवर्तन हो सकते हैं? ऐसा है तो मैं कल स्वयं वहां जाऊंगा। ड्रैगन की से जुड़ी बात वही थी जिसकी मेंग तोंगतियन को सबसे ज्यादा परवाह थी। तियानशू सच्ची ड्रैगन तलवार ने ड्रैगन की महसूस की। क्या वह सचमुच सच्ची ड्रैगन की थी? अगर ड्रैगन न भी मिले तो ड्रैगन के शल्क मिल जाएं तो भी बुरा नहीं। इसके बाद दोनों ने जिया योंग दर्रे और कुछ अन्य छोटी मोटी बातों की जानकारी दी। वेन युआन ने तुरंत वहां लोगों को भेजने की बात कही और तभी दोनों तलवारों पर सवार होकर निकल गए। उनकी पीठ को जाते हुए देखते हुए
ग्रैंड एल्डर वेन युआन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अनकहा भाव था। वैसे जब से चू निंग और एल्डर सू दाओजी पैलेस आए हैं, तब से कुछ न कुछ पेचीदा और मुश्किल घटनाएं होती ही रहती हैं। मिंग तोंगतियन ने कुछ देर सोचा और अपना निष्कर्ष दिया। महान संकट के साथ महान अवसर भी आते हैं। रक्त दानव का मामला ऐसा ही था, और बाहरी दानवों की चालें हमारी क्षमता से परे हैं। वेन युआन हल्के से हंसा, हाथ आस्तीनों में डालकर बेहोश श्वानवू की ओर देखते हुए बोला, अब श्वानवू भी आ गई है। नहीं पता इससे कैसी मुसीबत आएगी, लेकिन तैयार रहना ही बेहतर है। मैं समझता हूँ। पहले श्वानवू की दिव्य आत्मा को स्थिर करते हैं। तियान श्वान संप्रदाय को सब समझाने के बाद मैं याओ जाति के क्षेत्र में फिर से जाऊंगा।